हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साहिल सर एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल एट एनसीईआरटी स्टडी अड्डास। बेटा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लास 10th का चैप्टर है ये। हम इसमें ये देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है, कम करने का रीज़न क्या है, ज़्यादा करने का रीज़न क्या है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आगे चलेंगे और सीखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं क्या हमें सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। चलिए बेटा। पर उससे पहले प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं और आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूं। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि हो सकता है कि मेरी वीडियोस कुछ बच्चों को थोड़ी सी स्लो लगे, तो आप लोग क्या करें, अपने अकॉर्डिंगली जो वीडियो की स्पीड है उसको बढ़ाएं और उसको देखते रहें। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आपके इस चैप्टर में यहाँ पर इस वाले पैरा में क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसकी समरी निकालें तो यहाँ पर ये लिखा है कि आपके सामने इन्होंने कुछ पिक्चर्स दी हैं। ठीक है, इन पिक्चर्स में क्या है, अलग अलग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। कहीं पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर ईंटें बना रहे हैं, ये क्या है, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कहीं पर क्या हो रहा है, सर्विस हो रही है, जैसे कि ये न्यूज़पेपर, सॉरी, कोरियर वाला। अब ये क्या कर रहा है, ये कोई चीज़ बना थोड़ी ना रहा है, ये तो आके आपको सिर्फ कुछ सामान जो है वो क्या कर रहा है, दे रहा है, तो ये सर्विस है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि कहीं पे प्रोड्यूसिंग हो रही है ऑफ गुड्स और कहीं पर क्या है, प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। तो मतलब कि आप अगर बाहर निकलो अपने घर से और आगे पीछे देखो, तो हर मिनट, हर पल आपके आसपास क्या है, ये एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, है ना। तो अब इनको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इनको क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया, इनको अलग अलग क्राइटेरिया में डाल दिया है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया है, इनको ग्रुपराइज कर दिया, मतलब ग्रुप्स में इनको डाल दिया गया है। अब ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सेक्टर्स। समझ आ गई मेरी बात, कि हमने ये जो सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया और इन्हीं ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, सेक्टर्स। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहा है, देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ डैट आर अंडरटेकिंग बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब यहाँ पर ये बताने देखो, अब हम सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। तो जब सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको दिमाग में ये क्लियर हो जाए, सो डैट आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओ। तो हमारे यहाँ पर 3 सेक्टर्स हैं। ठीक है, 3 सेक्टर्स हैं। पहला सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड कौन सा है, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, पहला कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और थर्ड कौन सा है, टर्शियरी सेक्टर। तो यहाँ पर हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ ये बोल रहा है कि देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि बहुत सारे काम हम लोग ऐसे भी करते हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कल्टीवेशन ऑफ कॉटन की, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कॉटन की। तो कॉटन की जब आप कल्टीवेशन करते हो तो आप को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, देखो जैसे यहाँ पे बोला है, इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। तो सबसे पहले क्या होगा, एक सीज़न होगा क्रॉप का, उसमें होगा फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंडेंट मेनली बट नॉट इंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन और क्लाइमेट। तो अब हमारे को अगर कॉटन की जो है प्रोडक्शन करनी है, कॉटन प्लांट के अगर उगाना है, तो उसके लिए हम लोग किस पर डिपेंडेंट होंगे, हम लोग डिपेंडेंट होंगे बारिश पर, सूरज की किरणों पर और क्लाइमेट पर, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। अब वो तो वहाँ पर हम उन पर डिपेंडेंट हैं, उसको तो हम 2 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं, वो तो चलो है ही है, हमारे को वो सब चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। पर हमारे को जो कॉटन मिलता है ना, जो कॉटन हमारे को कॉटन प्लांट से मिलता है वो भी क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट होता है। मेरी बात समझ आ रही है? ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, या ये एनसीईआरटी क्यों बता रही है आपको, ये इसलिए बता रही है क्योंकि ये आपको ये समझाना चाहती है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर आप क्या करते हो, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होते हो। जैसे कि ये कॉटन हो गया, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं दूसरी, तो आप एग्रीकल्चर करते हो, है ना।
आप किसी चीज़ की खेती बाड़ी कर रहे हो, अगर आप वीट की लगा रहे हो, चलो वीट मान के चलते हैं, तो वीट अब जब आप बोते हो, जब उसके वो उगता है, बड़ा होता है, उसकी कटाई करते हो, तो आपको क्या मिलता है? आपको गेहूँ मिलता है। और गेहूँ क्या होता है? गेहूँ नेचुरल रिसोर्स होता है। समझ आ गई? तो इसी तरह से अगर आप डेयरी का काम कर रहे हो, आपको दूध का काम मिल रहा है, दूध मिल रहा है सॉरी, और इसके अलावा आप पोल्ट्री का काम कर रहे हो, आपको अंडे वगैरह मिल रहे हैं, मीट मिल रहा है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर आप क्या करते हो? नेचुरल रिसोर्सेज पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हो। और वो वाली एक्टिविटीज़ को क्या बोला जाता है? वो वाली एक्टिविटीज़ को बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है? ऐसे सेक्टर में जहाँ पर आप ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हो जहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हो, उसी को क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेक्टर। यहाँ इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम कर रहे हो, तो वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। वाई प्राइमरी सेक्टर? अब एक सवाल उठता है कि प्राइमरी सेक्टर क्यों बोलते हैं इसको, है ना? क्यों प्राइमरी सेक्टर बोल दिया हमने? चलो हमने मान लिया कि हम अगर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम उसको एक्सप्लॉइट करके कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको हमने बोल दिया प्राइमरी सेक्टर। पर क्यों प्राइमरी सेक्टर बोला उसको? तो इसका आंसर ये है, दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। तो अब क्या होता है? यही नेचुरल रिसोर्स होता है जो आपका बेस बनता है। ठीक है? यही नेचुरल रिसोर्स होता है जो आपका बेस बनता है, और बाद में सब चीज़ें जो हैं इन्हीं से बनती हैं। तो आपका इनिशियल स्टेप कौन सा है? आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा है? आपकी फर्स्ट स्टेज कौन सी है? नेचुरल रिसोर्स, है ना? इसके बाद कुछ दूसरा काम होगा। फॉर एग्जांपल, हमने जो एग्जांपल ली थी गेहूं वाली, अब गेहूं को आप क्या करोगे? आपको गेहूं मिला, कटाई की, आपको गेहूं मिल गया, अब गेहूं को आप किसी चक्की पर लेके जाओगे, चक्की में उसको पीसा जाएगा, उससे आटा निकलेगा। अब आटे से क्या होगा? उठाओगे आप आटा को, उठा के किसी मिल पे दे के आओगे या किसी फैक्ट्री पे दे के आओगे जो बिस्किट बनाती होगी। अब उस बिस्किट वाली फैक्ट्री में क्या होगा? उस पर काम होगा, और फिर वहाँ से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, फिनिश्ड गुड मिलेगा, क्या? एज अ बिस्किट। तो अब हमारे को उसके बाद मिल रहे हैं ना। पहले हमें सबसे पहले क्या मिला था? गेहूँ मिला था, है ना? सबसे पहले क्या मिला था? वीट मिला था, और वीट के बाद ही हमें सब कुछ चीज़ें मिली, और लास्ट में हमारे को बिस्किट मिला। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कौन सा था? वीट। और वीट क्या था? नेचुरल रिसोर्स। वही चीज़ ये यहाँ पर बता रहा है कि इसको प्राइमरी सेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेस होता है। ठीक है? इसके बाद ही क्या होती है? जो बाकी सब्सिक्वेंटली जो बाकी चीज़ें बनती हैं, वो इसके बाद बनती हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज़ कॉल्ड द एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर। तो यहाँ पे कह रहा है क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो एग्रीकल्चर से मिलते हैं, या डेयरी से मिलते हैं, फिशिंग से मिलते हैं, फॉरेस्ट्री से मिलते हैं। इसी वजह से इन सेक्टरों को क्या बोला जाता है? इस सेक्टर को क्या बोला जाता है? और एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर। रिलेटेड सेक्टर मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ ही रिलेटेड है ये सब, डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, सब इसी के रिलेटेड है ना? तो इसलिए रिलेटेड सेक्टर। तो अब आपको, मुझे उम्मीद है कि इतने अच्छे से मैंने समझाया है कि इसके बाद तो आपको ये दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए। प्राइमरी सेक्टर क्यों है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, और प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या होता है। ठीक है? अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर कहता है कि सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग याद रखिएगा, डैट वी एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या होता है? जो आपको नेचुरल रिसोर्स मिला था प्राइमरी सेक्टर में, उसको अब क्या किया जाता है? ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है दूसरी फॉर्म में। ठीक है? वही चीज़ यहाँ आपको बता रहा है कि एक्टिविटी इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट कहाँ से मिलता था? प्राइमरी सेक्टर से, और चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इस सेक्टर में बेसिकली क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि मैन्युफैक्चरिंग होती है कहाँ पर? कौन से सेक्टर में? सेकेंडरी सेक्टर में। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, है ना? कोई भी चीज़ कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है? बनती कहाँ पर है चीज़ें? मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? खिलौने कहाँ बन रहे हैं, बिस्किट कहाँ बन रहा है, या फिर इसके बाकी चीज़ें जो भी बन रही हैं वो कोई फैक्ट्री होती है, कोई इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे बन रही है ना। इसलिए ये कहाँ किसके साथ रिलेट कर किया? यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के साथ रिलेट किया है। क्या चीज़ को? मैन्युफैक्चरिंग को।
इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर। तो ये तो हमारे को पता ही है कि दूसरे प्राइमरी सेक्टर के बाद ही ये होता है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ एसेंशियल। तो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है ये इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपका नेचर नहीं बना के दे रही है। आपका जो बिस्किट हमने बात की थी वो नेचर से थोड़ी ना मिला है। आपको तो आटा मिला था, आपको तो गेहूँ मिला था नेचर से ना। बिस्किट को तो किसने बनाया? आपने बनाया। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग करके। ठीक है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, और ये कहाँ पे होगा? फैक्ट्री में होगा, या कोई आपका छोटा वर्कशॉप होगी वहाँ पर होगा, या घर पे भी कुछ लोग कुकीज़ वगैरह बनाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी एक सेकेंड वी स्पिन यार्न एंड वेव क्लॉथ। तो यहाँ पर इन्होंने कॉटन की एग्जांपल दी है कि आपको पहले कॉटन मिलेगा, वो क्या नेचुरल रिसोर्स, उस पर आप काम वाम करोगे, ठीक है, उसका यार्न बना के उससे क्या करना, बनाओगे, कपड़े बनाओगे। यूजिंग शुगर कैन, अब यहाँ पे कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, गुड़ वगैरह में निकलेगा। ये सब जो मेरे को लगता है जो मैंने आपको एग्जांपल दी है बिस्किट वाली, वहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? इंडस्ट्रीज़ में होती है। तो इसी वजह से इस सेक्टर को और क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। तो अब ऊपर वाली जो हमने पढ़ी हैं दो, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इनसे बिल्कुल डिफरेंट एक और सेक्टर आता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। These are activities that help in the development of primary and secondary sectors। अब ये जो टर्शियरी सेक्टर है ना, बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली ऐसा सेक्टर है, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो किसको हेल्प करती हैं? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करती हैं, ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है। बेसिकली अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ये टर्शियरी सेक्टर एक्चुअली होती ही क्या है? फॉर हेल्पिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। दीज एक्टिविटीज़ बाई देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये खुद से कोई चीज़ बनाते नहीं है। ऐसा नहीं है कि टर्शियरी सेक्टर में आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में आप कुछ नहीं बनाते हो, पर होता क्या बेसिकली, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक मदद प्रोवाइड करते हैं। जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग जो प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, उसमें ये क्या करते हैं? आपकी हेल्प करते हैं। अब हेल्प कैसे करते हैं? For example, goods that are produced in primary secondary sector would need to be transported by truck or train and then sold in wholesale and retail shops. At times, it may be necessary to store these in godown. We also may need to talk to others over telephonic or send letters, communication or borrow money from banks to help production and trade transfer। देखो, इस सबको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है इस सेक्टर में। बेसिकली फॉर एग्जांपल हमने जो उसी एग्जांपल के साथ चलेंगे जिसके साथ अभी तक चल रहे हैं। क्या? आपको वीट मिला, वीट से आपने बिस्किट बनाए और बिस्किट आपने बेचे, पर यहाँ पर बीच में एक प्रोसेस रहेगा। क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल आपके खेत में वीट लग रहा है, ठीक है। अब आपके खेत में काफ़ी वीट लगा। अब वहाँ पर कोई इंसान था जिसको पता चला कि आपके खेत में वीट है, और उस इंसान का कॉन्टेक्ट डायरेक्टली किसके साथ है? एक फैक्ट्री के साथ है, एक इंडस्ट्री के साथ है जो बिस्किट बनाती है, और उस इंडस्ट्री ने उनको बोला था कि आप जाओ और किसानों से क्या करो? वीट लेके आओ, वीट लेके आओ उनसे, ताकि हम क्या करें? उस वीट से बिस्किट बना पाए। तो अब ये एक इंसान है जिसका नाम है क्या? बीच में ब्रोकर, ठीक है, एक ब्रोकर है बीच में। ब्रोकर जो है वो क्या करेगा? इसके किसान के पास जाएगा, किसान को बोलेगा तेरे पास जो वीट है तू क्या कर, मेरे को दे, मैं तेरे को इतना रेट दूंगा और तेरे से ये वीट उठा के ले जाऊंगा। तो किसान को अगर एक्सेप्टेड होगा तो वो बोलेगा येस, अगर नहीं होगा बोलेगा नो। और अगर इन केस वो बोलेगा येस, तो अब ये क्या करेगा? वापस कॉन्टेक्ट करेगा किसको? इंडस्ट्री को पूछेगा कि हाँ जी वो किसान ने हाँ बोल दी, अब क्या करना है? वो इतना रेट पे हाँ बोल रहा है, वो जितने भी इनके बीच में रेट डिसाइड हुआ होगा। फिर इंडस्ट्री येस बोलेगी कि हाँ ठीक है इतने रेट पे मंजूर है। तो इन दोनों के बीच में ये ब्रोकर क्या करेगा? एक लिंक बना देगा। अब क्या होगा? इसका जितना भी वीट होगा अब फैक्ट्री की तक लेके जाना है, ठीक है। ये बिस्किट बनाने के लिए फैक्ट्री है, और ये क्या है? फार्मर है। तो ये किसान है,
यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक लेके जाना है। फॉर एग्जांपल ये एक एरिया में रहते हैं, ये दिल्ली में रहता है, ये पंजाब में रहते हैं वीट वाले किसान, और ये हैं दिल्ली में, फैक्ट्री जो है दिल्ली में है। अब यहाँ से जो है उठा के लेके जाना है दिल्ली में, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा और क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको कॉल्स वगैरह करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको बैंक में डालने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। उसके ये सब चीज़ें, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हम अभी इनको यही लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से ब्रोकर का काम ख़त्म हो गया, इसने लिंक बना दिया। अब यहाँ से फैक्ट्री क्या करेगी, कोई गाड़ी भेजेगी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वीट उठाने के लिए। तो ये जो गाड़ी यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से वापस लेके आई, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होगा ये आएगा टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, टर्शरी सेक्टर में। इसके अलावा अब कोई बात करनी है इस इंडस्ट्री वाले को या फैक्ट्री वाले को, इस फार्मर से, या फार्मर को इंडस्ट्री वाले से, तो वो कैसे करेगा, कॉल पर करेगा। तो वो भी क्या होगा, टर्शरी सेक्टर में आएगा। कस्टमर केयर को आप जैसे कॉल करते हो ना, वो सब किस में आएगा, टर्शरी सेक्टर में आएगा। बैंक्स वगैरह का रिलेटेड कोई भी काम होगा, आपने पैसे निकालने हैं, लोन लेना है, ये सब चीज़ें क्या हैं, टर्शरी सेक्टर में आती हैं। तो टर्शरी सेक्टर में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, मिल रही है आपको सर्विस। अगर मैं अब आपको डायरेक्टली बता दूँ, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन से आपको सर्विस मिल रही है, बैंक से आपको सर्विस मिल रही है, कॉल से आपको सर्विस मिल रही है ना। तो ये यहाँ पर ये आपको सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टर्शरी सेक्टर में बेसिकली क्या हो रहा है, सर्विस मिल रही है। तो सर्विस क्या होगा, मतलब डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं ये लोग, ये आपको सिर्फ क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर वाले को हेल्प किया किस चीज़ के लिए, ताकि उनके बीच में लिंक बने, किसके साथ, सेकेंडरी सेक्टर वालों के साथ, है ना। इसी वजह से इस सेक्टर को क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रही है, सर्विस मिल रही है, सिंपल। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड्स सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड। फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर, लायर्स, ये सब चीज़ें। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इंक्लूड करते हैं एसेंशियल सर्विसेज को। कौन कौन सी, जैसे मतलब देखो, कुछ ऐसे काम हैं जो जिससे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही है, या कुछ ऐसे प्रोडक्शन पे हेल्प नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से काम, टीचर का काम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। डॉक्टर आपको चेक करेगा, आपको क्या देगा, सर्विस देगा। इसी हिसाब से अगर आप लॉयर के पास जाओगे, किसी के पास, बार्बर के पास जाओगे, आप कपड़े धोने वाले के पास, धोबी के पास जाओगे, ये सब, या फिर जो ये मोची वगैरह होते हैं इनके पास जाओगे, ये क्या करते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड देते हैं। ठीक है, सर्विस देते हैं आपको। ओके, यहाँ पर ये सब चीज़ें। फिर आईटी सेक्टर भी जो है बताया इन्होंने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईटी सेक्टर जो है ना आपका, ये भी सर्विस सेक्टर में आता है। और आईटी सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी इंडिया की जीडीपी में। ठीक है, याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसको अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की इस पर ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। Various production activities in the primary sector, secondary sector and tertiary sector produce a very large number of goods and services. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work. तो देखो अब यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहा है, कह रहा है कि तीनों सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इन तीनों सेक्टर्स मिलकर के क्या करते हैं, काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर कितने, हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस हो रही हैं। बहुत सारी तो हमने बात कर ली, बहुत सारी हो रही हैं, पर कितनी हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, कितने लोग जो हैं काम कर रहे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, हर सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। और इन इकोनॉमी देयर कुड बी वन आर मोर सेक्टर्स विच आर dominated in terms of total production and employment while other sectors are relatively। तो यहाँ पर अब हम यहाँ और देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा जो डोमिनेट कर रहा है, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे आप चीज़ों की बोल लो, चाहे गुड्स की बोल लो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बोल लो। तो और कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हो सकते हैं जो रिलेटिवली कम काम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे क्या हमारा टॉपिक है, आगे हमारा टॉपिक है हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। आपकी एनसीईआरटी बोलती है विद सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furnitures. It won't make sense. तो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी आपको बात एक बता रहा है। क्या बता रहा है कि देखो भाई साहब, ऐसा है कि अगर आपको कोई एक इंसान, आपकी गवर्नमेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर खुद आपको कॉल करे और बोले कि ऐसा है, आपने क्या करना है, आपकी कंट्री में जितनी भी चीज़ें बनी एक साल में, ठीक है, आपकी कंट्री में अब बहुत सारी चीज़ें बनी होंगी, जितनी भी बनी, जो भी बना, वट एवर इट इज़, ठीक है, एक कील से लेके, छोटे से कील से लेके या छोटी सी नीडल से लेके बड़े जहाज़ों तक जो चीज़ भी बनी, उन सब को क्या करो, आप टोटल करो और हमें बताओ कि कितनी चीज़ें बनी हैं। तो आपको लगता है कि ये काम पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। आप कैसे एक एक छोटी कितनी सारी चीज़ें बनती हैं भाई, कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, आपको तो पता भी नहीं होगी कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं हमारे इंडिया में या फिर आपके एरिया में, है ना। तो उन सब को कैसे आप ऐड करोगे, एक साल का पूरा डाटा कैसे लेके आओगे? बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। और उसके बाद चलो आपने किसी हिसाब से कर भी लिया, पर वो सेंस नहीं बनाएगा कोई भी चीज़ को। क्यों? क्योंकि आप कैसे चीज़ बताओगे कि आप कैसे करोगे कि हाँ, वहीं उसी लिस्ट में आपने एक सुई को भी डाला है जो आपको इतनी मामूली कीमत पर मिल रही है, और उसी में आपने जहाज़ों को भी डाल दिए। तो वो कोई सेंस नहीं बना रहा है ना, वो कोई सेंस नहीं बना रहा है। इसी को समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक लिखा है, कह रहा है कि ये यहाँ पर क्या बोलता है, यू आर राइट इन थिंकिंग सो। To get around this problem, economists suggested that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. तो कह रहे हैं कि अब ये चीज़ की बड़ी दिक्कत हो गई स्टार्टिंग। इनिशियली क्या हुआ, जब ये चीज़ों को हमने काउंट कर, हमारे को ये लगा कि अब हमारे को पता भी होना चाहिए ना एक साल में कितनी चीज़ें बनी हैं, है ना। ये तो पता होना चाहिए। अब आपके घर में अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे घरों में क्या हिसाब किताब देखा जाता है कि एक महीने में कितना हिसाब किताब हो रहा है, एक दिन में कितना हिसाब किताब चल रहा है हमारा। तो अगर आप कंट्री को चला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। तो अब ये बड़ा मुश्किल काम हो गया कि हम कैसे चीज़ों को काउंट करेंगे। तो फिर इकोनॉमिस्ट ने एक सोल्यूशन लाया। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, आप एक्चुअल नंबर को काउंट मत करो, ठीक है, नंबर कितना है उसको मत देखो, आप देखो कि वैल्यू कितनी है उसकी, ठीक है, ओके। वैल्यू कितनी है, वैल्यू मतलब पैसों के हिसाब से देखो। तो आपको अब यहाँ पर ये देखना है कि कितने कीमत में जो है ये चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सुइयाँ अगर एक साल में बनी हैं तो कितनी कीमत में बनी है। तो अब आपको काउंट नहीं करनी है, आपको टोटल वैल्यू देखनी है उनकी, कितनी कीमत की सुइयाँ बनी हैं, कितनी कीमत के जहाज़ बने, कितने कीमत के कंप्यूटर्स बने हैं। तो ये सब चीज़ों को आपने कीमत के हिसाब से करना है। तो अब चीज़ें क्या होगी, आसान होगी, और हमारे को ये भी पता चल गया कि वैल्यूज़ कितनी है, कैलकुलेट करना भी आसान हो गया, है ना। तो अब आगे बोलता है, एग्जांपल यहाँ पे दिए इन्होंने कि फॉर एग्जांपल इफ़ 1000 kg ऑफ वीट इज सोल्ड ₹20 per kg, the value of wheat will be 20,000, 1 10 100,000 सॉरी 2 लाख, माई बैड। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर 10,000 kg का आपके पास गेहूँ है और उसको आप 20 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हो, तो आपके पास कितने का वीट बिकेगा, कीमत कितनी आएगी वीट की, टोटल 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इसी हिसाब से अब कोकोनट की भी इन्होंने एग्जांपल दी है। तो ये इन्होंने बता दिया कि अब आपको ये नहीं देखना कि कितना किलो वीट बिका है। अब देखो यहाँ वीट को भी आप कैसे काउंट करोगे, है ना, वीट को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो वीट को आप काउंट यहाँ नहीं करोगे, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इन्होंने कीमत की बात कर ली है, ठीक है बेटा। आगे बोलता है, रिमेंबर दैट वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक। कौन सा प्रिकॉशन है जी, चलो देखते हैं। नॉट एवरी गुड दैट इज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। तो कह रहा है कि हर चीज़ को, हर गुड को, हर चीज़ को या सर्विस को आपने काउंट नहीं करना है जिसको आपने प्रोड्यूस किया है। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। अभी कह रहे हैं कि सबको करना है, आप कह रहे हैं कि नहीं करना है। क्या मतलब हो गया इसका, चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड एंड सर्विसेज। कह रहा है कि यहाँ पर समझदारी ये है कि आपको क्या करना है, सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट करना है, ठीक है, खाली इनको ही इंक्लूड करना है। फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं, जो हमारे को लास्ट में गुड एंड सर्विसेज मिलती हैं। लास्ट में मतलब जैसे अगर हमने एग्जांपल की बात करें, वीट वाली एग्जांपल जिसको हम लेके चल रहे हैं, वहाँ पे हमें फाइनल गुड कौन सी मिली, बिस्किट मिले,
तो फाइनल गुड क्या था, आपको लास्ट में बिस्किट मिले ना, तो फाइनल गुड क्या होता है, जो आप सारा काम करके जो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं फाइनल गुड। या सर्विस भी उस हिसाब से आप बोल सकते हो, सर्विस भी वैसे ही आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। आगे बोलता है टेक फॉर इंस्टेंस ए फार्मर हु सेल वीट एट अ फ्लोर टू अ फ्लोर मिल फॉर 20 रुपीज़ पर किलोग्राम। द मिल grind the wheat and sells the flour to a biscuit company for ₹25 पर kg। तो अब यहाँ पर देखो ये केस क्या बता रहा है, वही केस जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसी के साथ मिलता जुलता, कि एक किसान है, उसने क्या किया, किसी मिल में गया, फ्लोर मिल में गया, वहाँ पर जाकर क्या किया, उसने 20 रुपये किलो केजी के हिसाब से अपना आटा बेच दिया। यहाँ पर हम 1 केजी का आटा ही कीमत लेंगे, ठीक है, 1 केजी ही लेंगे। सपोज़ कि 1 केजी आटा उसने बेचा कितने रुपए का, 20 रुपये का। अब उस मिल ने क्या किया, उस चक्की ने क्या किया, उसको ग्राइंड किया, उसको पीसा और पीस कर क्या किया, उसको आटा बनाकर, ठीक है, वीट से आटा बनाया और उसको एक बिस्किट कंपनी को बेच दिया कितने रुपए का, 25 रुपये किलो के हिसाब से। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 25 रुपये किलो के हिसाब से या जो उसका आटा निकला वो बेच दिया। अब बिस्किट कंपनी यूज़ द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर, ऑयल, उन सब का यूज़ करके क्या बनाया, उसने 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट बनाए। तो अब बिस्किट कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर वो जो 1 किलो उसको आटा मिला था, उसको उसमें शुगर को मिलाया, उसमें ऑयल को मिलाया, उससे क्या किया, 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट जो थे वो तैयार किए। और क्या किया, इट सेल बिस्किट्स इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर 80 रुपीज़, ठीक है, पर पैकेट। द बिस्किट आर द फाइनल गुड्स दैट इज़ गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हो बेसिकली ये रहा है कि अब उस जो बिस्किट वाली कंपनी थी, फैक्ट्री थी, कुछ भी आप बोल दो, उन्होंने क्या किया, बाज़ार में जो बिस्किट के 4 पैकेट बनाए थे उनको बेच दिया 20 रुपये पर पैकेट के हिसाब से। टोटल उनको मिले 80 रुपये। 4 पैकेट्स थे, 20 रुपये का एक पैकेट था, तो 80 रुपये हो गए, तो उन्होंने वो मार्केट में बेच दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली फाइनल गुड्स क्या होगा, फाइनल गुड होगा यही बिस्किट के पैकेट, ठीक है, यही बिस्किट के पैकेट। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको, इनको बोलने का मतलब ये था कि आपको इस केस में यहाँ पर जो आटे का या फिर यहाँ पे आपको ये जो वीट का या इस आटे का, दोनों जगह पे ना, यहाँ पे वीट था 20 रुपये के हिसाब से, 25 रुपये के हिसाब से आटे था, इसको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसको इंक्लूड, क्योंकि जो 80 रुपये है इसमें ऑटोमेटिकली ये दोनों इंक्लूड हो गए हैं। 80 रुपये की कीमत इतनी बढ़ के क्यों आई, क्योंकि यहाँ से इसने प्रॉफिट बना के बेचा, किसान ने 20 रुपये के हिसाब से, और आगे 25 रुपये के हिसाब से जो मिल वाला था उसने बेचा, तो वो कीमत कहीं ना कहीं जो था, कहीं ना कहीं नहीं, डायरेक्टली इसके अंदर आ गई, 80 रुपये के अंदर जो था डायरेक्टली आ गई। इस वजह से आपको ना इसको इंक्लूड करना है यहाँ पर, और ना ही 25 रुपये को, ना ही 20 रुपये को। यहाँ पर आपको किसको करना है, 80 रुपये को। और 80 रुपये में क्या मिल रहा है आपको, फाइनल गुड। यही चीज़ ये आपको ऊपर बता रहा था। और फाइनल गुड का मतलब क्या हुआ, डेट रीच द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर तक पहुँचती है। देखो यहाँ पर भी इन्होंने यही बताया कि क्यों फाइनल गुड को किया गया, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी अच्छे से समझा दी है। अब इसको पढ़ने की मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। आगे क्या है, एक सेकेंड, हाँ आगे आते हैं। आगे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम इसको देखेंगे क्या है। यहाँ पे आपको जीडीपी का कंसेप्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर। तो अब आपको हर सेक्टर की, ठीक है, जैसे प्राइमरी सेक्टर की भी बात कर लो, आप सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लो, आप टर्शियरी सेक्टर की बात कर लो। इन तीनों सेक्टर्स की जब आप बात करोगे, इनमें जितना भी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर की बात करें, इसमें जितनी भी चीज़ें बनी होंगी, ठीक है, एक साल में फाइनल गुड्स, जितने भी फाइनल गुड्स आपको एक साल में मिलेंगे, ठीक है, एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स मिले होंगे, वो क्या बताएगा आपको, वो बताएगा प्रोडक्शन ऑफ उस सेक्टर की एक साल के अंदर, कि उस सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। जितनी भी आपके फाइनल गुड्स मिलेंगी, वापस बता रहा हूँ, तो वैल्यू, जो जितनी भी वैल्यू होगी फाइनल गुड्स की एक प्राइमरी सेक्टर में एक साल के अंदर, वो बताएगा प्रोडक्शन कितनी हुई है प्राइमरी सेक्टर में उस एक साल में। वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर में एक साल में जितनी भी मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन होगी,
वो क्या होगी, आपको बताएगी उस सेक्टर की, यानी सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन कितनी हुई है। और सिमिलरली टर्शियरी सेक्टर की भी बात होगी। कह रहा है कि अब क्या होगा, एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कह रहा है अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी प्रोडक्शन हुई, ठीक है, मान लीजिए कि टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे ₹A हुई, और सेकेंडरी सेक्टर में ₹B हुई, और टर्शियरी सेक्टर में ₹C हुई। अब आपको क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर ये हुई है, प्राइमरी सेक्टर में ये, सेकेंडरी में ये, और टर्शियरी में ये। अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है, और इन तीनों को ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, तीनों सेक्टर की जो है एक साल के अंदर प्रोडक्शन, एक साल में कितनी प्रोडक्शन की है तीनों सेक्टरों ने मिलकर, तो तीनों में कितनी होगी, A + B + C हो गई फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या पता चल गया कि आपके जो तीनों सेक्टर्स थे एक साल में उन्होंने कितनी प्रोडक्शन की है, और इसी को क्या बोलेंगे, GDP। ओहो, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, सॉरी, हाँ, GDP, ठीक है, इसको आप बोलोगे GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपको समझ आ गया कि आपके तीनों सेक्टर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया एक साल के अंदर, ठीक है बेटा। एक कंट्री के अंदर की बात होती है, तो ये आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। कह रहे कि इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, the ministry with the help of various government departments of all the Indian states and union territory collects information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimate the GDP। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो काम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत बड़ा काम है, किसका, GDP को काउंट करने का, ये हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, एक हमारी मिनिस्ट्री है जो इसके साथ डील करती है। और कैसे करती है क्योंकि इसको काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, वो हेल्प करते हैं, जो कि डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, हमारे इंडिया की जो बाकी स्टेट्स में काम करते हैं। यानी कि हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, अपने स्टेट से डाटा कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके क्या किसको पास ऑन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को, और ये क्या करती है, फिर हमारे को GDP निकालती है। आगे क्या बोलता है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट बिगन टू ब्रिंग आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स टूवर्ड ग्रॉस वैल्यू एडिड, GVA। तो अब क्या हुआ है, हमारी गवर्नमेंट क्या करना स्टार्ट कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, एक और प्रैक्टिकल तरीका और ज़्यादा रैशनल तरीका जो है यूज़ करने लगी है कंपैरेटिवली GDP के, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ये भी क्या करती है, ये जैसे GDP काम करती थी उसी तरीके से हमारे को जो हमारी वैल्यू एडिड है, उसकी जो वैल्यू एडिड, ये सब चीज़ें आपको इतने वैसे हायर क्लासेस में आएंगे, पर मैं आपको एक शॉर्टकट में थोड़ा सा कुछ बता दूंगा कि हमारे को यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें जो हैं उनकी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड किया जाता है, और फिर बताया जाता है कि कितनी जो है प्रोडक्शन हुई है हमारी कंट्री में। GDP उतने परफेक्टली आपको चीज़ें क्लियरिटी के साथ नहीं बताता है, ठीक है। क्या कैसे, यहाँ चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ आपकी किताब पढ़ के। तो इन प्लेस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स टूवर्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू बी एट पर विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, तो हमारे बाकी जो कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज़, वो GVA को यूज़ कर रही हैं। तो उनके साथ क्या करने के लिए, लिंक करने के लिए अब हम भी क्या कर रहे हैं, GVA पे जा रहे हैं। तो GVA measures the contribution of 3 sectors of an economy after adjusting for taxes and subsidies। तो यहाँ पर GVA कैसे कैलकुलेट करता है, GVA एडजस्ट करता है टैक्सेस को और सब्सिडीज़ को। मतलब टैक्सेस को और सब्सिडीज़ को एडजस्ट करना मतलब, देखो हमारी गवर्नमेंट जब भी कोई चीज़ बनाती है, बेचती है, हमारे इंडिया में जो भी चीज़ बिकती है, कुछ चीज़ों में मतलब कुछ क्या, हर चीज़ पे टैक्स तो लगता ही है ना। टैक्स तो ऑलमोस्ट 99.99% जो है सब हर चीज़ पर लग रहा है। वहीं पर कुछ चीज़ों पर सब्सिडी भी मिलती है। अब आप अगर GDP की बात करोगे और उसमें क्या होता है, टैक्सेस को भी इंक्लूड कर दिया जाता है और सब्सिडीज़ को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। मतलब उनमें से माइनस कुछ नहीं किया, माइनस प्लस कुछ नहीं किया जाता, बस टोटल कीमत जितनी प्रोडक्शन आपको पैसे जितने गए हैं उतनों को ऐड कर दिया जाता है। तो अब बेसिकली अगर आप किसी चीज़ पे सब्सिडी दे रहे हो, गवर्नमेंट क्या है, 5,000 की चीज़ है, अगर कोई उस पर 1,000 की सब्सिडी दे दी, अगर फॉर एग्जांपल 4,000 की गई, तो वो तो गवर्नमेंट को 1,000 का नुकसान हुआ ना, गवर्नमेंट को 1,000 का नुकसान हुआ। तो अगर आप यहाँ पर सब्सिडी देके अगर आप यहाँ फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो 4,000 का, आप बताओगे कि 4,000 का बिका है, जबकि वो था 5,000 का, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1,000 की सब्सिडी दी, तो वो एक ट्रू पिक्चर नहीं होगी, है ना। तो वैसे ही टैक्सेस की भी जब हम बात करते हैं तो ट्रू पिक्चर नहीं आती। तो ग्रॉस वैल्यू एडिट में क्या होता है, हम टैक्सेस को, सब्सिडीज़ को एडजस्ट करते हैं प्रॉपरली, और उसके बाद जो है वो बताते हैं कि कितनी जो है
प्रोडक्शन हुई है आपके कंट्री में, ठीक है। इस वजह से ये क्या बताती है, क्लियर पिक्चर बताती है, ठीक है बेटा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे आता है आपका नया टॉपिक जो कि है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स में, तो इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि किस तरह से आप देखोगे कि हिस्टोरिकली सेक्टर्स में जो है चेंज आता रहा। मतलब कि पहले कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा डोमिनेट था, फिर कौन सा हुआ और फिर कौन सा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कैसे कैसे जो अलग अलग सेक्टर हैं वो डोमिनेट हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको बता रहा है जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी now developed countries that at initial stage of development primary sector was the most prominent most important sector of economic activity। यानी कि अगर आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, है ना, जितनी भी आपके मेनली आपकी कौन सी ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, है ना, यूएस वगैरह, तो ये सब कंट्रीज़ में जब आप जाओगे यहाँ पर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सब कंट्रीज़ इनिशियली कौन सा सेक्टर यहाँ पर प्रोमिनेंट था या फिर कौन सा सेक्टर डोमिनेट कर रहा था। यहाँ पर सबसे पहले कर रहा था प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट, ठीक है। अब वहाँ किस लिए जाना, आप इंडिया में देख लो। इंडिया के केस में जब आप आज से बात करोगे 50-60 साल से पहले की बात करोगे तो कौन सा सेक्टर डोमिनेट था, एग्रीकल्चर था ना। देखो लोग यहाँ पे क्या कौन सा ऑक्यूपेशन में सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर में कर रहे थे। और एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर में आता है, एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में। वही चीज़ यहाँ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले जो है इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर जो था वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रॉस्पर इट प्रोड्यूसेस मच मोर फूड देन बिफोर मैनी पीपल could now take up other activities. There were increasing number of craft persons and traders buying and selling activities increased many times। देखो आगे भी है, नहीं यहीं तक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अब देखो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है। इनिशियली तो हमारे यहाँ क्या दिक्कत था, इनिशियली हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रही थी वो उस तरह से नहीं हो रही थी, है ना, काफ़ी कम प्रोडक्शन हो रही थी। जितनी हमारी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट थी, जितनी हमारी पॉपुलेशन थी उस हिसाब से यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी। इस वजह से हम क्या कर रहे थे, बाहर से इंपोर्ट करते थे, फॉरेन कंट्री से अपना अनाज, अपना खाना पीना जिसका सारा सामान इंपोर्ट कर रहे थे। सारा मतलब जितना ज़रूरत थी उतना सामान इंपोर्ट कर रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हमारे यहाँ रेवोल्यूशन होना स्टार्ट होता है। जैसे कि कौन सा रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन होता है तो यहाँ पर चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होती हैं। अब यहाँ पर सरप्लस जो है वो फूड की प्रोडक्शन होना स्टार्ट होती है, यानी कि जो फूड की प्रोडक्शन थी वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जब बढ़ना स्टार्ट होगी फूड की प्रोडक्शन तो अब क्या होगा, देखिए एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले एक घर के 5 लोग थे और उनके पास एक खेत था, है ना। अब उस खेत में वो 5 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम करने को कुछ है भी नहीं है। तो उनकी बस ये कोशिश रहती थी कि जो इस बारी किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्शन थोड़ी अच्छी हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो अब क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो होता है इनकमिंग होता है, जब टेक्नोलॉजी आती है, इंटर करती है, तो उसके बाद साथ में जैसे टेक्नोलॉजी कौन सी, आपके पास अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स आ गए, है ना, पेस्टिसाइड्स आ गए, आपके पास मशीनरीज आ गई, आपके पास हाई यील्डिंग सीड्स आ गए, है ना। तो अब ये जब चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, फूड की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। और अब क्या होता है, जो 5 लोग पहले ज़बरदस्ती जो काम कर रहे थे खेत में, अब उनमें से 3 लोग कहते हैं कि यहाँ पर 2 लोग भी बैठ के काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो यहाँ पर हो ही रही है ना, प्रोडक्शन तो हो ही रही है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगी इन सब जो टेक्नोलॉजी की वजह से। तो अब बाकी के जो 3 लोग हैं भाई साहब, अब आप क्या करो, आप इस पर फोकस करना बंद करो, आप कुछ और काम ढूंढो, सो डैट क्या हो, हमारे जो घर की इनकम है वो इंक्रीज हो जाए। कैसे, अब ऐसे होगी कि 2 लोग जो जितनी इनकम उनको पहले हो रही थी, 5 लोग काम कर रहे थे खेत में और उनके वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही थी, उतनी ही इनकम अब 2 लोग ही कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से ले, ठीक है। तो बाकी के जो 3 लोग हैं वो उनको बोलेंगे कि आप जाओ किसी और जगह काम करो, जैसे फैक्ट्रीज़ में काम कर लो, अपने घर के आसपास में शहरों में चले जाओ, या कुछ और ऐसा काम कर लो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके घर की इनकम अब जो है मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुत इलेबोरेट करके मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, यहाँ सारा ही यही बताया। देखो यहाँ क्या बोला, बिसाइड देयर वाज आल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी, तो ये सब चीज़ें भी हैं, है ना। अब खेती बाड़ी करने के अलावा यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं सब। तो अब आप लोग यहाँ पर जाओ, ये सब काम करो,
However, at this stage, most of the goods produced were naturally produced from the primary sector and most people were also employed in this sector. तो कह रहा है कि उस टाइम पर इनिशियली डेज में, अभी हम इनिशियल डेज में यहाँ पर हैं कि इनिशियल डेज में क्या था कि प्राइमरी सेक्टर तो डोमिनेट था, पर उसके अलावा कुछ और सेक्टर्स थे हालांकि, जैसे ट्रांसपोर्ट का था, एडमिनिस्ट्रेशन का था, आर्मी में था, यहाँ इन सेक्टर्स में लोग जा रहे थे, पर मेन सेक्टर जो था अभी भी कौन सा था, प्राइमरी सेक्टर था. ओवर अ लॉन्ग टाइम and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories come up and started expanding. वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि टाइम के साथ साथ क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए नए मेथड्स आते हैं और फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट होती है और इस वजह से क्या होता है, चीज़ें एक्सपैंड होना स्टार्ट होती हैं. दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स. तो पहले जो लोग खेतों में काम कर रहे थे अब वो फैक्ट्रीज वगैरह में जाने लगते हैं. दे वर फोर्स टू do so. As you read in history chapter, people began to use many more goods that were produced in factories at cheaper rates. तो अब लोग क्या करने स्टार्ट हो गए, उनको ऐसी सामान मिलना स्टार्ट हो गया जो फैक्ट्रीज में सस्ते दामों में बन रहा था. सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of sector had changed. तो कहता है फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें जब होने लगी, जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह आने लगी, जब फैक्ट्रीज वगैरह आने लगी, तो फिर क्या होता है यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर जो था वो क्या होने लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बनने लगता है आहिस्ता आहिस्ता. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा बनने लगता है, पहले प्राइमरी सेक्टर था, अब सेकेंडरी सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट सेक्टर बनने लगता है. किस पर्पज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी, क्योंकि अब चीज़ें जो मैक्सिमम कहाँ बन रही थी, इंडस्ट्रीज में बन रही थी. और दूसरी चीज़ क्या था, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हो रही थी. अब आपको पता है ना, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है, तो दोनों चीज़ों के लिए, दोनों ही एस्पेक्ट्स के लिए ये जो इंडस्ट्रीज़ थी ये काफ़ी ज़्यादा जो था ये प्रमोट कर रही थी, इनको इनमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी. किन किन में, टोटल प्रोडक्शन में भी, चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही थी उसमें भी, और एम्प्लॉयमेंट में भी. ठीक है, और इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि सेक्टर ने, जो पहले प्राइमरी सेक्टर था, अब अपनी इंपॉर्टेंस बदली और इम्पॉर्टेंट सेक्टर कौन सा हो गया, सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है. In the past 100 years, there has been a further shift from secondary sector to tertiary sector in developed countries. तो अब लास्ट के कुछ 100 सालों में एक और शिफ्ट आया है. पहले प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर आया था, अब सेकेंडरी से कौन सा शिफ्ट आ गया है, टर्शियरी सेक्टर में आ गया है. तो कौन सा टर्शियरी सेक्टर को क्या बोलते हैं हम, सर्विस सेक्टर. हैज़ बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. तो अब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा हो गया, सर्विस सेक्टर. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. तो अब ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल जो हैं वो कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, कौन से सर्विस में सेक्टर में आज के टाइम पे काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में. तो आज के टाइम पे अगर आप बात करोगे एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में है, तो वो है सर्विस सेक्टर में. दिस इज़, ओहो कहाँ चला गया, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, सॉरी. हाँ, कह रहा है कि दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्रीज़. तो एक जनरल पैटर्न है. जनरल पैटर्न क्या है कि पहले प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर जाता है और सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर जो है शिफ्ट होता है. याद रखिएगा. व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर्स इन इंडिया. तो अगर अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर तीनों सेक्टर्स की बात करें, तीनों सेक्टर्स की, कौन से, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करें, तो टोटल एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन कैसे कैसे है, मतलब तीनों सेक्टर्स कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं और तीनों सेक्टर्स में कितनी एम्प्लॉयमेंट है. याद रखिएगा. ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कहता है कि ग्राफ 1 शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स. दिस इज शोन फॉर 2 ईयर्स. कौन कौन से 2 ईयर्स, 1977-78 और 2017-18 के लिए. वी हैव यूज्ड द डाटा फॉर दिस 2 ईयर्स बिकॉज द डाटा आर कंपेरेबल एंड ऑथेंटिक. यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स. तो यहाँ पर यह बता रहा है कि हमने क्या किया है, 2 ग्राफ्स लिए, 2 सालों के ग्राफ्स लिए हैं. एक साल है 1977 का और दूसरा है 1917-18 का. ठीक है, तो अब इन दोनों सालों में इन तीनों सेक्टर्स की, 3 सेक्टर्स की जो हम बात करें, इनके प्रोडक्शन की इन्होंने बात करी है. यहाँ पे ग्राफ दिखाया जिस पे हमारे को कंपेयर करके बताया है. इन दोनों ग्राफ्स को क्यों, 2 सालों को क्यों लिया है, क्योंकि ये कंपेरेबल हैं. ठीक है, कंपेरेबल हैं, कंपैटिबल हैं और ऑथेंटिक हैं.
क्या है बताया इन्होंने, जैसे इन्होंने यहाँ बताया है कि जब 2000 हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे 1977 और 78 में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था वो कहीं ना कहीं कौन सा सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर। हालांकि टर्शियरी सेक्टर भी ऑलमोस्ट बराबर ही है, पर मेन में कौन सा था, प्राइमरी सेक्टर, फिर कौन सा था, टर्शियरी सेक्टर, और फिर कौन सा था, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, एक सेकंड में आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। हाँ, तो यहाँ ये बात करें इंडिया की, ये देखिए ये इसलिए ढूंढ रहा था ताकि आपको दिख जाए, ये बात हो रही है इंडिया की। तो अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, सही पैटर्न क्या होता है। सही पैटर्न ये होता है कि पहले प्राइमरी सेक्टर हो, फिर सेकेंडरी हो, फिर टर्शरी हो। पर इंडिया में क्या हुआ, पहले प्राइमरी हुआ और फिर सीधा डायरेक्टली कौन सा हो गया, टर्शरी हो गया। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर था, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर था, वो उस तरह से डेवलप नहीं हुआ जिस तरह से उसे डेवलप होना चाहिए था। ठीक है, अब सिमिलरली आप दूसरे साल की बात करो, यहाँ 2017-18 की बात करो, यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बूम आता है ना, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आता है। अब यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा कर रहा है और टर्शियरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। पर अब यहाँ पर क्या हो गया है, प्राइमरी सेक्टर जो है वो थोड़ा कम हो गया, उससे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर हो गया और सबसे ज़्यादा कौन सा है, टर्शियरी सेक्टर है। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो अब जो टर्शियरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। प्रोडक्शन की बात जब हम करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कैसे, ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 77 एंड 78 एंड टू 2017-18, वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज, इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर। तो कहता है कि हालांकि जो प्रोडक्शन थी वो सब में, तीनों सेक्टर्स में बढ़ी इन दोनों सालों में। अगर हम कंपेयर करें 77 टू 2017, तो इस 40 साल में हालांकि जो प्रोडक्शन है तीनों सेक्टर्स में बढ़ी है। हमने देखा ना ग्राफ में कितना ज़्यादा इस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में भी कितनी हुई, सेकेंडरी में भी कितनी हुई, टर्शियरी में भी कितनी हुई, तीनों में बहुत हुई है। पर जो सबसे ज़्यादा किस में हुई है, वो सबसे ज़्यादा हुई है टर्शियरी सेक्टर में, है ना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इंडिया में कौन सा हुआ है, टर्शियरी सेक्टर हुआ है। तो कह रहा है कि वाई इज़ द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया, क्यों हो रहा है इंपॉर्टेंट इंडिया में इतना टर्शियरी सेक्टर, हम ऐसा क्या है कि टर्शियरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो उसके होने का रीज़न ये है कि फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन institutions, post, telegraph services, police stations, courts, village administration offices, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance companies, etc etc etc, दुनिया जहान की चीज़ें है ना, बेइंतहा चीज़ें हैं जिनकी आप बात करो कि यहाँ पर आपको ये सब सर्विसेज मिल रही हैं। आप हॉस्पिटल से जानते हो, आपको एजुकेशन मिल रही है, आपको टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब सर्विसेज मिल रही हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट की सर्विस मिल रही है। तो कह रहा है कि दीज कैन बी कंसीडर्ड एज बेसिक सर्विसेज। आज के टाइम पर ये जो सर्विसेज की हमने बात की है, ये क्या है, बेसिक सर्विस है, इनके अलावा आपका गुजारा ही नहीं है, इनके अलावा आप रह ही नहीं सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, है ना। और इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज। और हम एक किसी भी कंट्री में, मेनली डेवलपिंग कंट्री में, गवर्नमेंट को ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि वो क्या करे, इन जो सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाए, है ना, इस तरह का साधन बनाए, इस तरह का चीज़ों को अरेंज करे कि ये सब सर्विसेज लोगों तक जो हैं ईजिली, है ना, ईजिली पहुंच पाएँ। अब आगे क्या बोल रहा है, सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज, कह रहा है कि अब सेकेंडली इसने क्या बोला है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी क्या है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। पहला हमने एक चीज़ क्या देख ली, बेसिक सर्विसेज। ये आज के टाइम पे लोगों को इन सर्विसेज की बहुत ज़रूरत है और इससे टर्शियरी सेक्टर इसको बूम मिल रहा है ना। और दूसरी रीज़न क्या बता रहा है यहाँ पर कि अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर और हमारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप हो रही हैं, यानी कि हमारा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर वो डेवलप्ड हो रहा है। और अगर वो डेवलप हो रहा है तो वो डायरेक्टली जो डिपेंडेंट हैं किस पर हैं, सर्विस सेक्टर पे, टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। सच एज ट्रांसपोर्ट, जैसे कि कौन कौन सी, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, स्टोरेज हो गया, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हो, आप सामान कोई उगा रहे हो और कोई सेकेंडरी सेक्टर में है जहाँ पर सामान चाहिए उसको, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ना, वहाँ से वहाँ तक लेके जाने की, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। थर्ड बोलता है
थर्ड क्या बोलता है कि एज इनकम लेवल राइजेस certain section of people started demanding many more services like eating out, tourism, sport, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc, etc, etc. How can see so you can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. तो कह रहा है कि जैसे जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जैसे जैसे कैसे हो रहा है सब, और इन सब के पीछे रीज़न है इनकम इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे ही लोगों की जो आदतें हैं वो चेंज हो रही हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। अब उनको बाहर जाके खाना खाना है, अब आपको मूवीज़ भी देखनी है, अब उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चेकअप कराना है, प्राइवेट स्कूल्स में जाना है, ये सब चीज़ें, जिम जाना है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी है, तब मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए होगी? सर्विस चाहिए होगी। ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है? ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। तो कह रहा है कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता आपको ये भी पता चल रहा है भाई साहब कि हमारे को आईटी सर्विसेज की बहुत ज़रूरत है, कंप्यूटर वगैरह की बहुत ज़रूरत है। जैसे आजकल एआई की आप बात कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी इंक्रीज़ हो रही हैं और ये भी सब क्या है, सर्विसेज में आती हैं। आगे बोलता है however you must remember that not all the service sector is growing equally well। तो अब आपको ये ध्यान रखना है साथ साथ में कि सब सर्विस सेक्टर एक बराबर बराबर में काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि हर सर्विस सेक्टर जो है वो इक्वली डेवलप कर रहा है, इक्वली ग्रो कर रहा है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आप हिंदुस्तान की बात करो, भारत की बात करो, इंडिया की बात करो, तो यहाँ पर अलग अलग जो है सर्विस सेक्टर जो है अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैसे? At one end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated people। तो हिंदुस्तान में अगर आप उन सर्विस सेक्टर में उन जॉब्स की बात करो जहाँ पर स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पर एडुकेटेड लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पे बहुत क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है, तो ऐसी जॉब्स जो हैं बहुत कम है ना। ऐसी सर्विस जॉब्स जहाँ पर हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है वो जॉब्स बहुत कम है। वहीं पर आप बात करो अगर छोटी छोटी जॉब्स वालों की, जैसे रेडी वालों की जो जॉब्स होती हैं, जैसे अगर आप बात करो ये डेली वेजर्स की बात कर दो, जो लेबर्स की बात कर लो, इनकी बात कर लो, इनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना, बहुत ज़्यादा नंबर में इनकी जॉब्स हैं। तो छोटे दुकानदारों की जॉब्स बहुत हैं, रिपेयर पर्सन की, ट्रांसपोर्ट पर्सन की, इन सब की जॉब्स बहुत हैं। अब दीज पीपल barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunity for work are available to them। तो अब यहाँ पर इन लोगों की जो हम दूसरे सेक्टर मतलब दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, जो छोटे लोग, जो मतलब छोटे लोग आप तो नहीं बोलूँगा, छोटे लोग मतलब जो जिनकी रोज़गार जो है छोटा है, हाँ छोटा ही है, उस पर दो राय नहीं है। तो अब क्या है, ऐसे लोग जो हैं वो ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है ना, उनके पास कोई ऐसे और दूसरा काम नहीं है कि वो ये वाला चीज़ छोड़ के वो कर सकें। हालांकि उनको पता है कि ये सिक्योर नहीं है, उनके फ्यूचर के लिए सिक्योर नहीं है, उनके आने वाले टाइम के लिए सिक्योर नहीं है ये सब चीज़ें, पर फिर भी उनको मजबूरी है, वो उनको करना है ये, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है। हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। तो इसलिए कह रहा है कि तभी हम कहते हैं कि सिर्फ एक ही जो पार्ट है इस सेक्टर का वो ग्रो कर रहा है। You shall read many more about this in the next section। तो आगे देखेंगे, जब होगा तब का तब देखेंगे। आगे नया टॉपिक आता है where are most of the people employed। तो लोग ज़्यादातर कौन से सेक्टर में, कौन सी जगह एम्प्लॉयड हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। तो ग्राफ 2 कहता है प्रेजेंट परसेंटेज शेयर ऑफ 3 सेक्टर इन GVA। तो GVA में 3 सेक्टर्स की बात कर रहा है ग्राफ 3, ये वाला ग्राफ। यहाँ पर क्या बता रहा है ये? नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर ओवर 40 ईयर्स। तो कैसे जो है सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस चेंज हो रही है, कैसे हो रही है कि पहले सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर कौन सा था? टर्शियरी था। आज भी टर्शियरी सेक्टर है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इसकी कंट्रीब्यूशन कम हुई है। सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्टर था वो सेकंड नंबर पे होता था, आज जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट है वो आज भी सेकंड नंबर में ही है। यहाँ पर देखिए है सेकंड नंबर, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, पहले हमने प्रोडक्शन की बात देखी थी, तो है अभी भी जो ऑलमोस्ट सेकेंडरी सेक्टर में है, सेकेंडरी नंबर पे है। पर फिर भी जो है आप देखिए चीज़ें चेंज कैसे हो रही हैं। और सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करें, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में भी कितना चेंज आया है। तो कह रहा है कि अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ दिस।
अच्छा ये तो पढ़ लिया। वाई डिड नॉट ए सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है कि आपने जीवी में देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे, है ना। हमने जो ऊपर वाला ग्राफ देखा था, ये वाला ग्राफ नहीं, ऊपर वाला ग्राफ देखा था, वहाँ पर देखा था कि चेंजेस आ रहे थे। पर आपको वैसा ही चेंज जो है एम्प्लॉयमेंट में क्यों नज़र नहीं आता है? मतलब कहने का कि वहाँ पर आपने अगर देखा होगा तो प्राइमरी सेक्टर की जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना उसकी प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट उससे बहुत ज़्यादा है, फिर भी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही है। समझ आ रही मेरी बात? प्राइमरी सेक्टर की आज के टाइम पे कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के केस में, पर प्रोडक्शन के बेस में इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, बहुत कम। तो ऐसा सिमिलर क्यों नहीं है, कि सिमिलर क्यों नहीं हो रहा कि जितना बड़ा जो चेंज इधर आया है उतना ही चेंज आपके वहाँ पर आया हो, है ना। जितना बड़ा चेंज यहाँ पर आया है इतना ही चेंज आपके प्रोडक्शन पे आया हो। तो यही चीज़ें आपको यहाँ बताई हैं। अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इवन दाउ इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, even though industrial output or the production of good went up by more than 9 times during the period। तो अब वही चीज़ इसको हम इन्होंने घुमा फिरा के लंबा करके बताया कि सेकेंडरी सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उसमें बूम आया है ना, 9 टाइम्स उसमें क्या है, बढ़ के आया है। पर एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री जो है वो क्या कितनी बढ़ी है तब से अब तक, सिर्फ 3%। यानी कि प्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे, प्रोडक्शन में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें 9% जो है, 9 टाइम्स जो है वो क्या आया, चेंज आया है। पर आप बात करोगे अगर आपके एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पर सिर्फ कितना आया है, 3 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। द सेम अप्लाइज टू दी टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में भी सेम ही अप्लाई होता है। टर्शियरी सेक्टर में सेम कैसे अप्लाई होता है, कह रहा है कि टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, सेम अप्लाई इन द टर्शियरी सेक्टर कैसे, वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 टाइम्स। तो अब कह रहा है कि प्रोडक्शन जो हुई है टर्शियरी सेक्टर में इंक्रीज़ हुई है 14 टाइम्स, पर एम्प्लॉयमेंट कितनी सिर्फ हुई, इंक्रीज़ हुई है तो 5 टाइम्स। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपस में रिलेटेबल होनी चाहिए, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना। यही दिक्कत बता रहा है आपको यहाँ। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन कंट्रीज आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि आधे से ज़्यादा जनता हमारे यहाँ कौन से सेक्टर में काम कर रही है, प्राइमरी सेक्टर में कर रही है। मेनली कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीवी है। और आधे से ज़्यादा जनता काम कर रही है प्राइमरी सेक्टर में, पर जो प्रोडक्शन हो रही है, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीवी में, वो सिर्फ कितना कर रहे हैं, 1/6%, 17-18%। समझ आई? 50% से ज़्यादा लोग पॉपुलेशन जो है उसमें इन्वॉल्व हुई है, पर प्रोडक्शन बहुत कम है इसकी। ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, हाँ एंड एक सेकेंड। In contrast to this, the secondary and tertiary sector produces the rest of the tertiary sector produces the rest of the produce, whereas they employ less about half the population। तो अभी आप वहाँ पर बात करोगे अगर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की, तो यहाँ पर जो है इनका जो प्रोड्यूस है, बाकी का सारा प्रोडक्शन यही सेक्टर कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो एम्प्लॉय कर रहे हैं वो बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे हाफ ऑफ द पीपल की है। ठीक है, दस दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे गुड। इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। वट इट नहीं, ऐसा नहीं है। वट इट मीन्स इज दैट देर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पे दिक्कत ये है भाई साहब, मेनली इस पर एग्रीकल्चर सेक्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग इतने ज़्यादा काम करने वाले हैं कि वो दिक्कत है। ठीक है, so even if you move a few people out, production will not be affected। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल मिली थी, अगर आप उसमें से कुछ लोगों को निकाल दोगे, उनको बोलोगे आप इस सेक्टर में काम नहीं करोगे, आप कुछ और काम करो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो आपके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपकी एग्रीकल्चर की जो काम करने वाले 4-5 लोग उनमें से 2 चले भी जाएंगे तो आपके एग्रीकल्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। In other words, workers in the agriculture sectors are underemployed। तो अब यहाँ पर हमको ये समझ आना चाहिए कि अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है। तो बेटा अंडर एम्प्लॉयड होता है, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप लोगों के लिए एक बार देख लो। ए सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज एम्प्लॉयड बट देयर स्किल्स, एजुकेशंस और अवेलेबिलिटी और नॉट
फुली यूटिलाइज्ड। जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर क्या है प्राइमरी जो मतलब पर्सन जो है उस मतलब देखो इस एक सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड है, ठीक है, पर्सन खुद एम्प्लॉयड है, बट उसके स्किल्स उसकी एजुकेशन जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है प्रॉपर ढंग से। समझ आई कैसे? कैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने यही बात की थी, हमने जो एग्जांपल पहले ली थी कि 5 लोग काम कर रहे हैं खेत में। अब 5 लोगों का काम वहाँ एक्चुअली है नहीं है, काम वहाँ पे 2-3 लोगों से आराम से हो जाएगा, पर वहाँ पे सिर्फ दिखने के लिए वहाँ पे आप लोगों को 2 एक्स्ट्रा लोग दिख रहे हैं, और जो ये दिखने के लिए दिख रहे हैं वहाँ काम करें, इसी को हम क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। कि मतलब नौकरी आपके वहाँ पे लगे दिखे तो सही आपको कि हाँ नौकरी कर रहा है वो, पर एक्चुअल में नौकरी वो वहाँ पर हो नहीं, ठीक है। यहाँ इन्होंने फिर आपको एक एग्जांपल दी है स्मॉल फार्मर लक्ष्मी की, इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत इजी एग्जांपल है ये, इसको आप एक बारी खुद रीडिंग दोगे आप समझ जाओगे। नाउ सपोजिंग इन द अच्छा इन नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर वन ऑफ द 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर वही है, ये पूरी एग्जांपल को आप यहाँ पे देख लीजिएगा प्लीज़। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। तो अब ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का चक्कर है ना, ये और भी सेक्टर्स में ये हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन दी सर्विस सेक्टर्स। कह रहा है कि जैसे कि हम अगर यहाँ बात करें कि थाउजेंड्स ऑफ जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो कहाँ काम करें? सर्विस सेक्टर में करें, इन अर्बन एरियाज़ हु सर्चेस फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। तो वो ऐसे लोग जो है सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सनस एंड अदर डूइंग। तो यहाँ पर लोग किस किस तरीके से काम करें? प्लम्बर की बात कर लो, पेंटर की बात कर लो, रिपेयर की बात कर लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मैनी ऑफ देम डू नॉट फाइंड वर्क एवरी डे। तो कह रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो काम है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। कैसे करेंगे हम क्रिएट और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट? तो यहाँ बोलता है कि अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा है इससे हमें ये पता चल गया है कि एग्रीकल्चर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा है ना। जो एग्रीकल्चर में हम बात करें अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, वो तो हमने देख लिया ऊपर। पर यहाँ पर खाली ऐसी बात नहीं है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट के साथ और यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है वो ये भी है कि लोग बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हैं, लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई काम है ही नहीं। कैसे? अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट काम करती है। यहाँ पर आपको यहाँ से थोड़ा सा ना ज़्यादा अच्छे से आइडिया समझ आएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट का। और अंडर एम्प्लॉयमेंट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। ये बता रहा है कि टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टर्स प्लॉट ऑफ अनइरीगेटेड लैंड। तो एक कोई लक्ष्मी है, उनके पास क्या है 2 हेक्टर का प्लॉट है जो कि अनइरीगेटेड लैंड है, जिस पे इरिगेशन नहीं है, जिस पे पानी की निकास जो है अच्छा नहीं है वहाँ पे, मतलब अच्छा सिस्टम नहीं है पानी का वहाँ पे, है ना। तो अब कह रहा है गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी ऑन और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि कुछ ऐसे खुद आके मतलब इनिशिएटिव ले सकती है गवर्नमेंट, या फिर बैंक जो है इनिशिएटिव ले सकते हैं और उनको लोन दे सकते हैं, सो डैट वो क्या करें अपनी ज़मीन पर एक कुआं बनाए और कुएं से क्या हो वो पानी अपनी ज़मीन को इरीगेट कर सके, है ना। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकंड क्रॉप वीट ड्यूरिंग द राबी सीजन। तो अब क्या होगा कि पहले उनके पास ज़मीन जो थी अनइरीगेटेड थी, तो साल में एक ही बार वो फसल लगा सकते थे, पर अब जब इरीगेट हो जाएगी वहाँ पे पानी आ जाएगा तो साल में 2 बार वो क्या हो सकेगा वहाँ पर वो फसल लगा सकती है। अब राबी की क्रॉप जो है, राबी की मतलब सीज़न की जो क्रॉप है उसको लगा सकती है, जैसे इन्होंने वीट बोला है, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज। तो अब यहाँ पर क्या, अगर आप ये समझ कर चलो कि 1 हेक्टर जो ऑफ लैंड जो होती है 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है 50 दिनों के लिए, है ना। तो अब क्या होगा, सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। तो अब क्या होगा, 2 और देखो 1 हेक्टर यहाँ पर उसके पास 2 हेक्टर्स की ज़मीन थी, है ना। तो 1 हेक्टर की ज़मीन अगर 2 लोगों को जो है नौकरी दे सकती है, एम्प्लॉयमेंट दे सकती है 50 दिनों के लिए,
तो एक सीज़न में दे रहे थे वो, है ना, एक सीज़न में 50 दिन के लिए जो था एम्प्लॉयमेंट मिल गई। अब यहाँ पर उसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो 2 और लोगों को क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी फैमिली की, कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड, ठीक है। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म्स। तो कह रहा है कि अब यहाँ पर ये सोच लो, अब कुएं को छोड़ो, कुआं तो खाली एक इंसान के लिए था, अब नदी से आपने कैनाल निकाल दी और कैनाल से आपने और भी लोगों का जो उसके आसपास के खेत थे वहाँ पर भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, इरीगेट करना स्टार्ट कर दिया कैनाल के थ्रू। तो अब क्या होगा, उन लोगों की भी इरीगेशन स्टार्ट हो जाएगी। दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आप बहुत सारे लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है दे सकोगे, ठीक है। रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और इससे क्या होगा, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ सपोज, अब कहता है कि आप ये समझो, ये सपोज करो कि लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूसेस मच मोर देन बिफोर। तो अब क्या होगा कि ये समझो कि लक्ष्मी या फिर बाकी जो फार्मर्स होंगे वो पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन हो गई है, क्योंकि उनको इरीगेशन है, पानी मिल गया तो प्रोडक्शन उनकी इंक्रीज़ हो गई है। दे वुड आल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। तो अब उनको ये ज़रूरत पड़ गई है कि सारा वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ बेचना पड़ेगा बाहर, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो बेचना पड़ेगा। फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू अ नियर बाई टाउन। तो अब इसके लिए उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो क्या करें, अपने आसपास के जो भी कस्बा होगा, जो भी टाउन होगा, वहाँ पर जाके अपना जो प्रोडक्शन है उसको वो बेचें। इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप और मेक बेटर रूरल रोड्स so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops। तो कहे कि अगर अब आपको अगर टाउन्स में जाना है अपना सामान बेचना, जो हमने बात करी, तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ चाहिए ऐसे केसेस में कि आपको रोड्स में जो इन्वेस्ट करना चाहिए, रोड्स वगैरह बनानी चाहिए, लिंक्स बनाना चाहिए रोड्स का, एक वेब बना देना चाहिए, सो डैट क्या हो, हर कहीं से आप अपना सामान जो उठाकर एक ठिकाने पर पहुंचा सको। फॉर एग्जांपल आप किसी सिटी में जा सको, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, स्टोरेज के लिए भी आपको कुछ ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे आपके गाँव के लोग जो हैं वो कहीं स्टोर कर सके अपने सामान को, ठीक है। आगे, हाँ यहाँ पे आगे थे, तो कह रहा है इसके आगे बोलते हैं कहाँ पहुँचे थे, मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर नाउ कैन कंटिन्यू ग्रो। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड productive employment to not just farmer but also others such as those in services like transport and trade। तो कह रहा है कि यहाँ पे खाली उन लोगों को फ़ायदा नहीं होगा जो खाली किसान हैं, जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, उनको तो होगा ही होगा, उनके साथ साथ और भी लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट होने वाला है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वाले जो सामान आपका उठा के लेके जाएंगे, जो ट्रेडर्स होंगे वहाँ, तो इन सब लोगों को इसका बेनिफिट होगा। लक्ष्मी नीड्स इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। तो अब आपको एक चीज़ और दिमाग में रखनी है, खाली पानी से काम नहीं चलने वाला, उसको पानी दे दिया उससे आप बोलोगे काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। टू कल्टिवेट द लैंड शी आल्सो नीड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, पंप सेट्स टू ड्रॉप वाटर। तो इसके अलावा ये सब चीज़ें भी चाहिए होंगी, सीड्स तो चाहिए होंगे, है ना, फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए होंगे, ऐसे सामान चाहिए होगा जिससे एग्रीकल्चर कर सको, पंप सेट चाहिए होगा पानी ताकि निकाल सको आप। तो बीइंग अ पुअर फार्मर शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दिस, सो शी क्या करेगी, शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब उसको, ये गरीब किसान है, अब ये सामान कहाँ से खरीदेगी वो, अब उसको पैसे चाहिए, पैसे के लिए वो कहाँ जाएगी, किसी मनी लेंडर के पास जाएगी, किसी साहूकार के पास जाएगी, किसी लाला के पास जाएगी और उसको बोलेगी मुझे पैसे दे दो। वो उसको पैसे देगा पर उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगाएगा और बाद में क्या दिक्कत होगी, वही जो आज तक चलती आ रही है कि वो इंटरेस्ट वो दे नहीं पाएगी और उसकी ज़मीन जो है उसको लास्ट में बेचनी पड़ जाएगी उसी साहूकार को, उसी मनी लेंडर को, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट लोकल बैंक्स को लाए, छोटे छोटे बैंक्स को लाए जो क्या करें, कम इंटरेस्ट पे फार्मर्स को लोन दें। इससे क्या होगा, जब कम इंटरेस्ट पे देंगे वो लोन, तो फार्मर्स के ऊपर प्रेशर जो है, बर्डन जो है वो कम पड़ेगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट अलॉन्ग विद वाटर वी आल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट
टू दी फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर लोन भी देना पड़ेगा। वी विल लुक एट सम ऑफ दिस, इसके बाद तो अगले चैप्टर की बात कर रहा है, इसको छोड़ो, यहाँ पर आगे देखते हैं। अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। तो कह रहा है कि एक और तरीका इसका क्या होता है जिससे हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, वो क्या है कि हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें, प्रमोट करें और लोकल इंडस्ट्री को क्या लोकेट करें, इंडस्ट्री को एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। तो हमने क्या करना है, हमें ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर अब जिनका अपना पोटेंशियल है कुछ काम करने का, जिनको जो खुद से कुछ काम कर सकते हैं। यानी कि अगर छोटे छोटे गाँव में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ मिल सकती हैं, है ना। आपको ढूंढना है उन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को और आपने उनको प्रमोट करना है ताकि वहाँ पर क्या हो, उनका काम और इंक्रीज़ हो। वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड, जहाँ पर अभी 5-7 लोग काम कर रहे हैं, ऐसा पोटेंशियल उसका बढ़ जाए कि वहाँ 50-60 लोग करना स्टार्ट कर दें। फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिक पी, जिसको हम पल्स क्रॉप्स भी बोलते हैं, सेटिंग अप अ दाल मिल टू प्रोड्यूस एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटीज़ इज़ वन सच एग्जाम्पल। तो अब आपको क्या करना है ऐसे केस में, आपको एग्जाम्पल की बात कर रहा है कि आप ये सपोज करके चलो कि आपके एरिया में क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक किसान है जिसको क्या करना है, क्या किया है उसने, क्या करना स्टार्ट किया, ग्रो करना स्टार्ट किया अरहर की दाल को और चिकपी को, ठीक है। अब उसी दाल के रिलेटेड आपको इंडस्ट्री लगाओगे वहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। सेटिंग अप दाल मिल टू प्रोड्यूस एंड प्रोसेस दिस एंड सेल टू सिटीज़ वन सच एग्जाम्पल। तो अब आपको क्या करोगे, उसी के रिलेटेड एक इंडस्ट्री लगा दो जहाँ से आप क्या कर सको, बाकी के शहरों में उसी का जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको बेच सको। तो एक उसकी एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या है, ओपन अ कोल्ड स्टोरेज could give an opportunity for farmer to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज बना दो। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर आपका जैसे फ्रिज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, जहाँ जो काफ़ी ज़्यादा आजकल डिमांड में चल रहा है। जैसे आपको मिलता है ना, आप कई बार देखते हो कि आपको ऑफ सीज़न सब्जियाँ वगैरह फ्रूट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, तो वो कोल्ड स्टोरेज की वजह से ही है। तो आप वहाँ पर आप स्टोर कर दो और जब आपको लगे कि अब रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं, उठा के तब आप बेच दो, तो उससे आपको बेनिफिट होगा, है ना। इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन। तो ये हनी कलेक्शन का काम आप स्टार्ट कर सकते हो, वेयर फार्मर कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। इट इज़ ऑल्सो possible to set up industries that process vegetables and agriculture products like potatoes, sweet potatoes, rice, wheat, tomatoes। तो ये सब इनके ऊपर भी काम करते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज लगा सकते हो जो इनके रिलेटेड हो, टमाटर वगैरह, सॉरी आलू वगैरह के, राइस वीट्स वगैरह के रिलेटेड कोई भी काम कर रहा हो इंडस्ट्रीज, मिक्सचर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं ना, चिप्स वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरिया। तो अब ऐसे एरियाज़ जो सेमी रूरल एरिया, जहाँ ना पूरी तरह से जो गाँव भी नहीं है और थोड़ा दो शहर बनने स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पे आप छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगा दो, तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, ना कि अपने लिए बल्कि बाकी उस गांव के जो बाकी नौजवान लड़के हैं, जो यंग पीपल हैं, जो अभी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, उनके लिए आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो ये सब काम करके। डू यू नो दैट इंडिया इज़ अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29 ईयर्स। तो इतनी पॉपुलेशन, 60% पॉपुलेशन कौन सी एज में है, 5 से लेकर 29 ईयर्स के। आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सिर्फ 51% जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अटेंड कर रहे हैं। द रेस्ट एंड पर्टिकुलरली दोज एज लेस देन 18 ईयर्स मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबर। तो उससे छोटे या तो घर पे बैठे हुए हैं या फिर क्या कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे हैं। इफ़ दिस चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये क्या कहने का मतलब ये है कि आप एजुकेशन में फोकस करो। कैसे एजुकेशन में फोकस करो, एजुकेशन में इस तरीके से फोकस करो, कह रहा है कि अगर आप स्कूल से आपके बच्चे, ये जो हमने बोला घर पे बैठे हुए हैं, 51% जो बच्चे आपके हैं घर पे बैठे हुए हैं, अगर ये भी स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे तो इसकी वजह से हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें और स्कूल्स बनाने पड़ेंगे और टीचर्स चाहिए होंगे, है ना, और बिल्डिंग चाहिए होगी। तो इससे क्या होगा, इससे आपका क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। द स्टडी कंडक्टेड बाय द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन
एस्टिमेटेड दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर। तो कहते हैं कि हमारा प्लानिंग कमीशन ने जो कि अब अभी जिसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उसने एक एस्टिमेट लाया था, कहा था कि मतलब 20 लाख जॉब्स जो है आप कौन से सेक्टर में क्रिएट कर सकते हो, एजुकेशन वाले सेक्टर में क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा टू वर्क इन रूरल एरियाज। These are some ways by which job would be created, and we would also be able to address the important aspects of development talked about in chapter 1। तो कह रहा है कि अब आपको खाली एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। एजुकेशन के लिए तो इन्होंने बता दिया कि 20 लाख जॉब्स वो है आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे? जैसे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके स्कूल्स हैं, आपके लाइब्रेरीज हैं, वो वैसे से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें होगी। इसके साथ साथ आपका हेल्थ केयर जो है उसमें भी जॉब्स बहुत कम हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, है ना। तो जैसे कि हम लोग एक्सपोज हो गए थे कैसे किस टाइम पर, जब कोरोना वायरस आया था, कितनी मुश्किल हो गई थी हम लोगों के लिए। हमारी हेल्थ सेक्टर में हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं थी, तो हम लोगों को इस सेक्टर में, ये सेक्टर्स वैसे भी बहुत क्रूशियल सेक्टर्स हैं, है ना। एजुकेशनल सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, तो इस पर हमारे को फोकस करना चाहिए। यहाँ पे हमें और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पर और जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। तो इससे हमारी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कौन कौन सी दो प्रॉब्लम्स? एक तो जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो नंबर है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, ये क्रूशियल सेक्टर है, इससे वैसे भी आपके नेशन का डेवलपमेंट होती है। तो जब यहाँ पर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके नेशन की डेवलपमेंट एक और तरह से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एवरी स्टेज और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। तो कह रहा है कि हर स्टेट का, हर जगह का अपना एक पोटेंशियल होता है कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट्स को, अपने जो वहाँ के लोगों की इनकम है उनको इंक्रीज़ कर सके। अब यहाँ पर कह रहा है इट कुड बी टूरिज़्म। अब टूरिज़्म पे यहाँ फोकस कर रहा है। यहाँ बोल रहा है कि अगर आप टूरिज़्म पे फोकस करो, टूरिज़्म पे भी बहुत पोटेंशियल है ना। आपके एरियाज़ में, जैसे आप जम्मू कश्मीर स्टेट की बात कर लो, आप और किसी स्टेट जहाँ पे टूरिज़्म जो डिपेंड करता है, हिमाचल की बात कर लो, आप केरला की, गोवा की बात कर लो, यहाँ पर क्या है, टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। तो आप टूरिज़्म पे इन्वेस्टमेंट करो, है ना। यहाँ पे अगर टूरिज़्म पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगी। अब रीजनल क्राफ्ट पे आपको ज़्यादा, उसकी इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। आपके जो रीजनल क्राफ्ट है ना, जैसे आजकल GI टैग्स मिलते हैं, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन करके होता है कि एक एरिया में वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, तो उस तरह से आप ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट करो। आपके जो रीजनल क्राफ्ट है, अब लोकल एरियाज़ के क्राफ्ट जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करो, उनको प्रमोट करो। IT सेक्टर में प्रमोट करो, IT सेक्टर में आप ज़्यादा फोकस करो। सम ऑफ दिस वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की यहाँ पर काफ़ी हेल्प चाहिए हम लोगों को। फॉर एग्जांपल द सेम स्टडी ऑफ बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। तो अगर हम टूरिज़्म पे और फोकस करें और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं तो हम हर साल क्या हो सकते हैं, 35 लाख से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। तो कह रहा है कि हमारे को यहाँ रियलाइज़ करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि सजेशंस लेनी पड़े। दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम, कि ये जो हमने बातें ऊपर की है ये कोई ऐसे चुटके बजाते हुए काम नहीं होगा, इसमें हमारे को काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है। फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स। तो अब हमारे को उन पे अगर बहुत टाइम लग रहा है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे हमें काम करने पड़ेंगे ना जिसका हमारे को क्विक रिजल्ट मिले। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइजिंग दिस द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो अब ये चीज़ें समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब वो चीज़ जब तक होगी तब तक होगी, उसको टाइम लगेगा, जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की हैं, पर तब तक तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया जिसका हमने नाम दिया राइट टू वर्क, और इसको हमने 625 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब इस राइट टू वर्क को हमने कौन से नाम से जानते थे, इसको जानते थे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था ये, और MG नरेगा करके इसको हम शॉर्टकट में जानते थे। तो इसमें क्या है हुआ कि MG नरेगा में क्या बोला गया, ये बोला गया
कि अब क्या होगा कि दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरिया वर ग्रांटेड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो वो लोग जो इस काबिल हैं कि काम कर सकें, है ना, जो एबल टू, ठीक है, जो इस काबिल हैं कि काम कर सके, उनको ज़रूरत भी है और इनकी नीड में भी है। तो अब उनको जो है गांव वाले एरियाज़ में, मेनली हमने कौन सी बात की, रूरल एरियाज़ में, गांव वाले एरियाज़ में, तो अब उनको क्या मिला जाएगा, 100 दिन की उनको जो काम है, जो रोज़गार है वो मिलेगा फॉर 100 डेज़। ठीक है, 100 डेज से ज़्यादा की बात नहीं की इन्होंने, इसकी 100 साल में 100 दिन का रोज़गार उनको हम गारंटी देते हैं कि हम उनको देंगे। गवर्नमेंट ने कहा इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इट इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट वुड गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। तो कह रहा है कि इन केस अगर ऐसा हो जाए, देखो अब काम क्या मिलेगा यहाँ पे, काम ये होगा कि जैसे आपको गांव में अगर आपको कोई केनाल निकालनी है, कोई कुआं खोदना है, कोई रोड बनानी है, तो वैसे काम वहाँ पे लोगों को मिलेंगे 100 दिन के लिए। ठीक है, दिहाड़ी वाले जो काम होंगे उनको दिहाड़ी मिलेगी, उसके हिसाब से 100 दिन की जो है दिहाड़ी मिल जाएगी। इन केस कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं है कि वहाँ पे बनाना है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उनको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, याद रखिएगा। The type of work that would in future help to increase the production from land were given preference under the act। तो यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने बताई कि काम कौन सा मिलेगा इन लोगों को, जो हमने बात की है कि गवर्नमेंट काम देगी, पर काम कौन सा देगा जिससे उस लैंड की, उस ज़मीन की जो है वैल्यू बढ़े इन फ्यूचर। ठीक है, इन 2025 दिस एक्ट वाज रिप्लेस बाय विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो 2025 में क्या होता है कि हुआ है, इस नाम को MG नरेगा को का नाम चेंज किया गया और उसका नाम क्या रख दिया गया, विकसित भारत जी राम जी 2025। ठीक है, विकसित भारत जी राम जी 2025। तो इसको याद रखिएगा, इसको ये आपको MCQ में आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है डिवीज़न ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ठीक है बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या बताता है हमें कि लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी। तो अब हम इकोनॉमी में एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब एक और तरीका देखेंगे जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं इकोनॉमी को। दिस लुक्स एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, व्हाट आर देयर कंडीशन ऑफ वर्क, आर देयर are there any rules and regulation that are followed as regarded their employment। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। कैसे, यहाँ पर आपको दो केसेस में एग्जांपल दी इन्होंने। क्या एग्जांपल दी है, पहले दी है कांता की एग्जांपल। कांता एक औरत है जो क्या कर रही है, जो नौकरी करती है। ठीक है, जो ऑफिस में जाती है, 9:30 बजे से टाइमिंग लेके उसका 5:30 बजे तक टाइमिंग है, उसको सैलरी मिलती है रेगुलरली। ठीक है, हर महीना जब ख़त्म होता है उसको सैलरी उसके अकाउंट में आ जाती है। इन एडिशन टू द सैलरी शी आल्सो गेट प्रोविडेंट फंड। तो उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, सैलरी के साथ साथ प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो जैसा गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा और क्या मिलेगा, शी आल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेज। तो इसके अलावा उसको मेडिकल अलाउंस भी मिलेंगे और उसके अलावा जो अलाउंस होते हैं वो भी मिलते हैं। कांता डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन संडेज। संडे वाले दिन उसको क्या है, ऑफिस नहीं जाना है, संडे वाले दिन उसको छुट्टी होगी। दिस इज़ अ पेड हॉलीडे, और ये इसके पैसे नहीं कटेंगे, इसकी उसको सैलरी मिलेगी। व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। तो उसने जब जो अपना नौकरी को ज्वाइन किया था तब उसके हाथ में क्या दिया गया था, एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई है जब उसने नौकरी की है। तो ये एक केस है कांता का। अब आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, ये आप जब आगे हम पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों बता रहा हूँ। दूसरी केस में हम देखते हैं कमल की बात करते हैं। कमल क्या है, वो कांता जो हमने ऊपर डिस्कस किया था उसका पड़ोसी है। ही इज़ अ डेली वेज लेबरर। तो ये डेली वेज लेबर है, मतलब दिहाड़ी लगाने वाला लेबरर है। ठीक है, इन अ नियर बाई ग्रॉसरी शॉप। तो पास में कोई लाला जी हैं, उनकी दुकान है, वहाँ पर ये काम करता है। ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8 PM।
तो कह रहा है कि सुबह 7:30 से लेकर शाम को 8 बजे तक ये है वहाँ पे काम करता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस, तो उसको सिर्फ वेजेस मिलते हैं, उसको सिर्फ सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसके अलावा और कोई अलाउंस नहीं मिलता। ठीक है, ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क, जिस दिन वो छुट्टी मारेगा उस दिन उसकी दिहाड़ी काटी जाएगी। ही हैज़ देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडे, इस वजह से उसके पास ना तो कोई लीव है ना तो कोई पेड हॉलीडे है ना, पेड हॉलीडे है। जैसे कि संडे था उसके पास, इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। इवन कि इनके देखो उसके केस में जब आपकी कोई ऐसी दिवाली वगैरह होगी तब उसको छुट्टी होगी, इनको तो दिवाली वाले दिन ज़्यादा काम होता है ना। Nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop, तो ना ही इसको कोई ऐसा फॉर्मल लेटर दिया गया था, ना ही मतलब यानी ना ही इसकी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई है। तो ये दोनों केसेस हमने देखे हैं। अब यहाँ पर ये केस जो है मैं आपको एक शॉर्टकट में बता दूँ, कांता का जो केस है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, और ये जो कमल का केस है इसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको देखना है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे होता है। देखो अब यहाँ पर ये काफ़ी चीज़ें बताई हैं, पर मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट तरीके से जो है कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि यहाँ पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है, या फिर यहाँ चलिए हम पढ़ लेते हैं, कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ, ये देख लीजिए टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, और रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। अब इसके आगे पढ़े, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट है, ठीक है, रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू वर्क इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो देखो यहाँ पर क्या है कि टर्म ऑफ कंडीशंस, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स और रेगुलर है। ठीक है, पहले क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर में टर्म्स ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। तो यहाँ पे सिक्योरिटी है, आपको पहले ही बता दिया गया है, जैसे हमने कहा डॉक्यूमेंटेशन हुई है, प्रॉपर आपके जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे क्लियरली बता दिया गया कि ये आपकी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको रजिस्टर करती है, इनके रजिस्टर्ड होते हैं, एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट और शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कह रहा है कि अब इसको काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन कौन से लॉज हैं जिनको फॉलो करना है, जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ये सब लोगों, इन सब चीज़ों को भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसको फॉलो करना पड़ता है। इट इज़ कॉल्ड organized because it has some final processes, हाँ, इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर क्या है, कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस है और प्रोसीजर्स हैं, इस वजह से इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अगर आपको बोला जाएगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं। जिनको फॉर्मल क्या होता है, बिल्कुल जो एक होता है कैजुअल और एक होता है फॉर्मल, तो वही वाले फॉर्मल यहाँ पे बता रहा है। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट हाँ, तो यहाँ पर कह रहा है कुछ लोग यहाँ पर है जिनको मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन, तो जहाँ पर लोगों को कोई और जो है एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, बट मे वर्क ऑन देयर ओन बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो किसी के लिए काम नहीं करते, अपने लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी उनको अपने आप को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट के बाद, और फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो क्या, उनको क्या सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। इतनी आसानी से उनकी नौकरी जो होती है वो नहीं हाथ से जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, छोटी सी बात पे दुकान से, जैसे हमने ऊपर कमल का था, अगर कमल कोई छोटी सी गलती कर देगा दुकानदार उसको अगले दिन निकाल देगा, पर इनके केस में वैसा नहीं होता है, प्रॉपर सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जाना होता है इनको निकालना हो तो, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली इन फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। तो यहाँ पर इनके पास सिर्फ कुछ घंटे, फिक्स नंबर ऑफ घंटे होते हैं जिनके लिए इनको बोला जाता है आपने काम करना है, ठीक है। इफ़ दे वर्क मोर, अगर वो इससे ज़्यादा काम करते हैं जितने घंटे उनको दिए गए हैं, तो उनको उसके लिए ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, उन एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, ओवर टाइम मिलता है। दे आल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉय, तो उसके अलावा उनको और भी कुछ बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। वट आर द बेनिफिट्स, अब ये बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं कौन कौन से हैं। दे गेट पेड लीव्स, तो उनको पेड लीव्स मिलती है, हमने पहले ही देख लिया। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, जब छुट्टियां वगैरह होती है उसके लिए पेमेंट मिलती है। प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुटी मिलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, तो मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं इनको। एंड अंडर द लॉ
The factory managers has to ensure facilities like drinking water and safe working environment। तो इसके अलावा और क्या है, जहाँ पे फैक्ट्री पे आप काम कर रहे हो तो आपको फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पीने का पानी हो, सेफ्टी वहाँ पे कंप्लीट हो, ठीक है। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर गेट पेंशन, तो रिटायर होने पे इनको पेंशन भी मिलती है। इन कंट्रास्ट इसके बिल्कुल अपोजिट अगर हम देखें तो कमल के केस में क्या, कमल वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा था कमल। जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसको हम कैसे देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे और स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं। तो जैसे आप कैसे एग्जांपल बात कर लो, आप घर से बाहर निकलते हो, आपकी गलियों में आपने देखा होगा वो सब्ज़ी बेचने वाले आते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं, आप मोमोज़ वगैरह की रेडी वगैरह में जाते हो, रेडी जोन्स वगैरह होते हैं, यहाँ ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड। हालांकि गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए इनके लिए भी, पर उनको फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। जॉब्स हेयर आर लो पेड, तो यहाँ पे जो काम सैलरीज हैं वो बहुत कम होती हैं, एंड ऑफन नॉट रेगुलर, और मिलती भी नहीं है कभी कभी, तो बहुत बहुत मांगने के बाद लोगों को सैलरीज मिलती है। अभी सैलरी कम होती है तब भी बहुत मांगनी पड़ती है। देयर आर नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम का कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर आपको काम ज़्यादा करना है, दिवाली अगर आ गई है, आपको रात पर को 10-11 बजे तक बैठना है तो बैठना है। पेड लीव्स, हॉलीडेज़, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, एम्प्लॉयमेंट कोई सिक्योर नहीं है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। पीपल कैन आस्क टू लीव विदाउट एनी रीज़न, अपनी मर्ज़ी। अगर आपने बोल दिया कि आपको लग गया कि ये बंदा जो है ये 5 मिनट भी लेट आया है, या फिर आपको लग गया कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपको ये लग गया कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई 10,000 रुपये ले रहा है, आपको मिल गया कोई 9,500 वाला, तो वहाँ पर कई दुकानदार होते हैं ऐसे लालची होते हैं कि वो अपने 5 साल से जो इंसान कर रहा है, जो सिर्फ 10,000 ले रहा है, सिर्फ 500 रुपये के लिए उसको निकाल देंगे कि उससे 500 रुपये कम लेने वाला कोई इंसान मिल रहा है उसको, ठीक है। व्हेन देयर इज़ लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन्स सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिए कि अब कुछ काम सीजनल होते हैं, तो जब सीज़न जैसे सर्दियों में, गर्मियों में हो सकता है कि आइसक्रीम का काम चल रहा हो, एक रेडी लगा रहा हो इंसान, किसी ने रेडी अपनी डाल दी हो, है ना, आइसक्रीम की जो वो कार्ट होती है वो लगाई हो किसी ने, और वहाँ पर किसी गरीब इंसान को बोला हो कि तूने क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म, गर्मियाँ ख़त्म हुई, सर्दियों में उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ए लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, तो उस पर एम्प्लॉयर पे भी डिपेंड करता है, जो नौकरी दे रहा है उसकी अपनी मर्जी भी है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन ड्यूरिंग स्मॉल जॉब्स, डूइंग स्मॉल जॉब्स सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, और डूइंग वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले छोटे छोटे काम, गलियों में बेचना सामान, ये सब चीज़ वाले यहाँ पे आते हैं। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर्स एज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, फार्मर्स की यहाँ पे उनको लेबरर्स चाहिए होते हैं, यहाँ पर वो एग्जाम्पल भी आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कहाँ पे है, हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ आता है। सेक्टर कहता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब हमने ये देख लिया कि जो वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी खतरा है ना, उनको सिक्योरिटी नहीं है, तो अब उनको प्रोटेक्शन कैसे दी जाए देखते हैं, चलो। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब डेट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर, तो जिनको सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो जॉब्स, ऐसी जॉब्स जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है वो कौन से सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली, पर दिक्कत क्या है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो बहुत कम है ना, बहुत आहिस्ता है, बहुत स्लो स्पीड है उनकी जो इंक्रीज़ हो रही हैं वो। इस वजह से क्या हो रहा है, इट इज़ आल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब यहाँ इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उनके इंटरप्राइजेज वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू एवेट टैक्सेस, अब ये कुछ ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिनसे वो क्या कर सकें, टैक्सेस को एवेट कर सकें। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे क्योंकि प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन हुई है, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपके जो टैक्सेस है उसको वेट किया जा सकता है। इस वजह से जो बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो अपने आप को आप डिस्गाइज कर देते हैं, डिस्गाइज करके कैसे बना देते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम उस तरीके से काम करते हैं। उससे क्या होता है, टैक्सेस से आप बच जाते हो। एंड रिफ्यूज़ टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स, तो और इसके अलावा और क्या होता है कि अब आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको अपने जो काम करने वाले हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा,
अंडर रूल चलना पड़ेगा। पर आप जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, आपको कोई उनका ध्यान नहीं रखना है। As a result, a large number of workers are forced to enter the organized sector jobs। इस वजह से क्या हो गया है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स में घुसना पड़ता है, विच पे अ वेरी लो सैलरी, जिसकी उनको बहुत कम सैलरी मिलती है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेज। उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है, बहुत मिसयूज़ किया जाता है, और उसके बाद उनको अच्छे से ढंग से जो है वेजेस भी नहीं मिलते हैं। देयर अर्निंग इज़ लो एंड नॉट रेगुलर। उनकी जो अर्निंग है वो बहुत लो होती है और रेगुलर भी नहीं होती है। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर्ड एंड हैव नॉट अदर नो अदर बेनिफिट्स। अब ये जॉब्स देखो, ये चीज़ तो हम समझ के कि जॉब ना तो सिक्योर है ना इनमें कोई बेनिफिट है। सिंस द 1990s it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sectors। तो अब हमने ना 1990 के बाद हमने ये देखा है, एक चीज़ बड़ी कॉमनली देखी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काफ़ी लोग जो हैं वो जॉब्स को खो रहे हैं। दीज वर्कर्स आर फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। और ये एक मजबूरी में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर से जब अपनी नौकरी खोते हैं तो इनको मजबूरी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके लो अर्निंग करनी पड़ती है, कम पैसे कम लेकर काम करना पड़ता है। Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector। तो कह रहा है कि इस वजह से क्या है, beside the need for more work, there is also need to protect and support the workers in the organized sector। तो इनको खाली सैलरी की बात नहीं है, ऐसे भी इन लोगों को हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। Who are these vulnerable people who need protection in the rural areas? The unorganized sectors mostly comprise of land। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये देखेंगे रूरल एरियाज़ में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से लोग आते हैं। कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर आते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स आते हैं। लैंडलेस, इनके पास अपनी ज़मीन ही है, दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फार्मर्स, पीजेंट्स वगैरह, है ना, ये सब आते हैं। शेयर क्रॉपर्स आते हैं, जो क्रॉप अपने शेयर करते हैं, हिस्सों पर काम करते हैं, है ना, जो वहाँ पर दिहाड़ी लगाते हैं और किसी के खेत में काम करेंगे, लेबर का काम करेंगे और पैसे नहीं लेंगे। पैसों के बदले क्या होगा, उस खेत से जो भी फसल निकलेगी उसका हिस्सा ले लेंगे। आर्टिशियंस होते हैं, जो जैसे वेवर्स वगैरह, ब्लैक स्मिथ वगैरह, ये सब हो गए। ये सब लोग जो हैं कौन से सेक्टर में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। कहाँ, गाँव खेड़े में। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो 80% पॉपुलेशन इंडिया के जो फार्मर्स की है रूरल एरियाज़ में है, सॉरी, जो रूरल एरिया में, गांव वगैरह में जो 80% पॉपुलेशन है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, छोटे छोटे फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। दीज फार्मर्स नीड्स टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड मार्केट आउटलेट्स। तो इन सब को क्या, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, इन सबको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए। किस चीज़ के लिए, ताकि इनको फैसिलिटीज़ मिलें। कैसे फैसिलिटीज़, कि इनको टाइमली जो है सीड्स वगैरह मिलें, जो इनको फसल लगानी है उसके लिए टाइमली सीड्स मिलें, एग्रीकल्चर इनपुट्स मिलें, लोन मिले, स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो हमने कोल्ड स्टोरेज की बात की थी, वैसी फैसिलिटीज़ वगैरह भी इनको मिले। इन द अर्बन एरियाज़, और अब अर्बन एरियाज़ की, पहले हमने गाँव वाला एरिया देख लिया, अब शहर वाला देखेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन सा आता है, वो आता है वर्कर्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ की बात करेंगे। कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, आपने जो मजदूर वगैरह देखे, इनकी बात करेंगे। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, इनमें जो छोटे छोटे लेबर वगैरह हैं, इनकी बात करेंगे। ये सब जो है किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। कहाँ, अर्बन एरियाज़ में। एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, अब जो स्ट्रीट वेंडर्स की तरह काम करते हैं, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स, ये सब भी इसी में आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। तो अब इनको जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको गवर्नमेंट की हेल्प किस चीज़ के लिए चाहिए, सपोर्ट किस चीज़ के लिए चाहिए, ताकि ये रॉ मटेरियल को ले सकें, मार्केटिंग कर सकें अपने आउटपुट के, जो बनाया है इन्होंने रॉ मटेरियल से, उसकी। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। चाहे वो गाँव हो चाहे शहर हो, इनके जो कैजुअल वर्कर्स हैं, है ना, जो फॉर्मल वर्कर्स नहीं है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, इनकी वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। We also find that majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sectors. Besides getting irregular and low paid work, these workers also face social discrimination।
तो कह रहा है कि यहाँ पर अब जो ये सेक्शंस हैं सोसाइटी की, स्केड्यूल कास्ट की होगी, ट्राइब्स की होगी, आपकी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होगी, इनको क्या है, इनको मजबूरी में भी क्या करना पड़ रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ रहा है। अब जब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनको जो सैलरी वगैरह वो तो सबको ही कम मिल रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। उसके साथ साथ उनको और भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। कौन सी प्रॉब्लम्स को? सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई इंसान छोटी मतलब बैकवर्ड क्लास का है, ठीक है, बैकवर्ड क्लास का कोई इंसान कहीं पर जाकर काम कर रहा है, किसी के घर में जाकर काम करने लगा है, जो कि एक हाई क्लास का इंसान है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि उसको पूछा जाए कि तू कौन सी कैटेगरी से आता है, कौन सी कास्ट से आता है। उसके कास्ट के बेसिस में अगर वो छोटी कास्ट से आता हो तो हो सकता है उससे काम भी नहीं करवाया जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हालांकि बहुत कम हो गई हैं, अब नहीं होती हैं, पर अभी भी यहाँ होती हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इस वजह से हमारे को खाली इकोनॉमिक की बात नहीं करनी है, सोशल डेवलपमेंट भी इन लोगों की देखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या आता है हमारा, आगे हमारा नया टॉपिक है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। तो हम ऑनरशिप के हिसाब से देखेंगे, ऑनरशिप कौन कौन सी, पब्लिक ऑनरशिप और प्राइवेट ऑनरशिप, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे कैसे पब्लिक ऑनरशिप जो है वो काम करती है और कैसे जो है प्राइवेट ऑनरशिप काम करती है। कह रहा है कि अब एन अदर वे ऑफ क्लासीफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ who owns assets and is responsible for delivering services। तो यहाँ पर कह रहा है एक और तरीका है कि जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम क्लासीफाई कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इनटू सेक्टर्स में, ठीक है। कैसे? जिसके कि कौन एसेट्स को जो है ओन करता है, किसके एसेट्स किसके हैं और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे। इन द पब्लिक सेक्टर, अब हम देखेंगे सबसे पहले पब्लिक सेक्टर। द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। तो पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करें तो मैक्सिमम ज़्यादातर जो एसेट्स है वो कौन ओन करता है, वो करती है गवर्नमेंट, और वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है सर्विसेज। तो पब्लिक सेक्टर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। एंड इन प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। तो प्राइवेट सेक्टर में किसके पास है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास या फिर कंपनीज के पास। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो रेलवेज की बात कर लो, पोस्ट ऑफिस की बात कर लो, ये किसकी हैं, एग्जाम्पल हैं, ये है पब्लिक सेक्टर की। वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा आयरन स्टील कंपनीज है ना लिमिटेड, टिस्को जिसको हम बोलते हैं, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसको रिल बोलते हैं, और प्राइवेट ओन। तो ये एग्जांपल किसकी है, प्राइवेट ओन की। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या है, प्राइवेट सेक्टर का मेन मंशा क्या है, वो है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। टू गेट सच सर्विस वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल एंड कंपनीज। अब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है तो वहाँ पर आपको अच्छी आपको सर्विस चाहिए तो आपको पैसे भी अच्छे देने पड़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का मोटिव क्या है कि हमें पैसे भी कमाने हैं, लोगों को चलो हेल्प कर रहे हैं पर पैसे कमाने हैं हमको, वही चीज़ यहाँ बता रहा है। तो उसके बाद बोल रहा है द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। तो पब्लिक सेक्टर की हम बात जब करते हैं उसका खाली ये मोटिव नहीं है कि प्रॉफिट हमने कमाना है, प्रॉफिट कमाना उसका एक मतलब है, उसको प्रॉफिट कमाना है, पर सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस हमसे, जो हम कहते हैं टैक्सेस क्यों लेती है गवर्नमेंट, टैक्सेस लगा दिए या फिर और तरीक़ों से हमसे पैसे ले रही है, वो क्यों ले रही है? उसके लेने का मतलब यही है कि हमें जो ये सर्विसेज मिल रही हैं, हॉस्पिटल में आपको सर्विस मिल रही है, आपको स्कूल आपके एजुकेशन स्कूल्स जो हैं वहाँ पे मिल रही है, आपके पोस्ट ऑफिस वगैरह की सर्विस मिल रही है, इन सब में आपको जो ये सर्विस गवर्नमेंट दे रही है, आपकी रोड्स बना रही है, ये पैसे कहाँ से लाएगी आपको ये सर्विस देने के लिए? इन्हीं टैक्सेस वगैरह से लाएगी। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। तो आज की गवर्नमेंट तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे जो है स्पेंड कर रही है। What are these activities? Why do government spend on such activities? Let's find out. So there are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. तो कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, several things जो हमारी सोसाइटी चाहती है, हमारी सोसाइटी को जिनकी ज़रूरत है, पर हम प्राइवेट सेक्टर जो है उनको वो प्राइवेट सेक्टर के पास भी है, पर उनको एक रीज़नेबल कॉस्ट पे जो है, रीज़नेबल प्राइस पे वो नहीं दे पाएगा, उसकी कीमत जो होगी वो रीज़नेबल नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर जब भी आपको देगा, अगर आप बोलो कि आपको एक रीज़नेबल कॉस्ट पे दे तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी।
विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी। तो क्योंकि रीज़न ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर को क्या करना पड़ता है, खुद ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो अब क्या होता है कि कुछ चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर को भी बेचारों को पैसा कमाना है ना, खुद भी तो जीना है। तो अब उनको खाली सोशल सर्विस तो करनी नहीं है, तो उनको खुद पैसा कमाना है, तो उसके लिए काफ़ी उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और वो प्राइवेट सेक्टर के लिए कि बस की बात नहीं होती है कि उनको एक जायज़ रेट पे, जायज़ कीमत पर उनको बेच पाए। आल्सो collecting money from thousands of people who use this facility is not easy। तो कह रहा है कि और इसके साथ साथ और क्या है, collecting money from thousands of people who use this facility is not easy। आसान नहीं है उन लोगों से पैसा इकट्ठा करना। even if they do provide these things they would charge a high rate of their use। तो यहाँ पर अगर लोग इनको देंगे भी तो उनको अच्छे खासे जो है चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams etc। तो ये सब काम आप कौन कर सकता है? अगर आप बोलोगे प्राइवेट सेक्टर करेगा इन सब कामों को, तो वो आपसे पैसे नहीं लेगा। उनसे आप जिन जिन एरियाज़ में प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो बिजली दे रही हैं, वो तो पैसा ले रही है ना। तो अब देखो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर हर जगह ऐसे नहीं कर सकता कि आपको जो है एक जायज़ कीमत पर आपको चीज़ें दे, क्योंकि उसको खुद भी पैसा कमाना है। दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरस्टैंड सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दिस फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। इसी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है जंप करती है और वो इंश्योर करती है कि सबको ये फैसिलिटीज़ ईजिली मिल जाए। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। कुछ एक्टिविटीज़ को तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही पड़ता है, मजबूरी है, कंपलसरी है करना ही करना। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इंकरेजेज इट। और फिर कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प करती है, सो डैट वहाँ पर वो काम करते रहें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। तो कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जिस कीमत पे बन रही है उस पर अगर आप करोगे, बेचोगे, तो हो सकता है कि बहुत, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे ही, बिजली मशीन चल रही है ना। तो आपकी अब वो अगर वो बिल देना स्टार्ट कर देंगे ना, एक्चुअल में जितना बिल आता है, जितनी खर्चा आ रहा है बिजली का बनाने का, उतने ही वो कंपनीज पैसा भी लेना स्टार्ट करें, तो आप कोई भी चीज़ खरीद ही नहीं पाओगे, इतनी महंगी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, बहुत चीज़ें जो है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैनी यूनिट एक्सेप्शनली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। मतलब बहुत सारी चीज़ों, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को तो बंद ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना बिल ही नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट हेयर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज़ कैन अफोर्ड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इसलिए आती है और क्या करती है, सब्सिडीज़ दे के कीमत कम करती है, खर्चा जो है बिजली का कम करती है, और सो डैट ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये इसको अफोर्ड कर सके, इसके खर्चे को। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। और बाकी जो बोझ है वो किस पर पड़ता है, वो गवर्नमेंट पे पड़ता है। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाय वीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट ए फेयर प्राइस। इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, गेहूं और चावल जो है किसानों से खरीदती है। खरीदती क्यों है, खरीदने का रीज़न ये है सो डैट वहाँ पर क्या हो, उनका अगर किसान बाई चांस अपना गेहूं और जो चावल है वो बाहर नहीं बेच पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनसे जो है अच्छे खासी कीमत में ख़रीद लेती है। दिस इज स्टोर इन इट्स गोडाउन एंड सेल एट अ लोअर प्राइस टू द कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप्स। और फिर क्या करती है गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट करती क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी किसान से 20 रुपये किलो के हिसाब से आटा खरीद लिया, और बाद में क्या करेगी, उसको स्टोर करेगी अपने गोडाउन्स में, और बाद में जो आपकी राशन शॉप्स होती हैं वहाँ से उसको 3-4 रुपये किलो के हिसाब से बेच देगी। यानी कि जो 20 रुपये का लिया था उसको अगर 4 रुपये के हिसाब से या 5 रुपये के हिसाब से भी बेचे, तो पीछे कितने का नुकसान हुआ, 15 रुपये का। और 15 रुपये का नुकसान कौन उठाता है, गवर्नमेंट उठाती है। दिस अच्छा, यू हैव रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर। तो इसके बारे में हमने पढ़ा ही है ऑलरेडी। ठीक है, आगे बात करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। तो गवर्नमेंट को ही यहाँ पे बर्दाश्त करना पड़ता है ये 15-16 रुपये का। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, फार्मर्स को भी सपोर्ट कर रही है। फार्मर्स को सपोर्ट कैसे करी है, उनसे सामान खरीद के, उनका सामान खरीद लिया 20 रुपये का, और कंज्यूमर को सपोर्ट कैसे करी है, उनको सस्ता बेच के। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो कुछ तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही करना है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस। तो गवर्नमेंट को इन पर स्पेंड करना ही करना। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल।
जैसे कि एग्जांपल की बात करें, आपके हेल्थ की बात करो, आपके एजुकेशन की बात करो, ये तो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना ही करना है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज इन दी फर्स्ट चैप्टर, तो हमने कर लिया है डिस्कस इनको ऑलरेडी। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, particularly elementary education, is the duty of the government. India's size is of illiterate population is one of the largest in the world. तो हमारी गवर्नमेंट को जो है प्राइमरी एजुकेशन मेनली जो है ना, एलिमेंट्री बेसिक जो एजुकेशन है वो उसमें तो फ्रीली गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है इसमें काफ़ी पीछे है एजुकेशन में, ठीक है, इलिटरेट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। सिमिलरली वी नो that nearly half of India's children are malnourished। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे को ये भी पता है कि इंडिया की जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे बच्चों की, वो माल नरिश्ड है ना, वो क्या है, उनके नरिशमेंट उनको प्रॉपरली नहीं मिली है। एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, और उनमें से कुछ तो जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। वी हैव रेड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमने इससे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ा था कि जो बच्चे जो होते हैं बिल्कुल उनकी डेथ हो जाती है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ ओडिशा इज़ 36 और मध्य प्रदेश इज़ 43, इज़ हायर देन सम ऑफ द पूरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इंडिया की जो स्टेट्स की बात की है, इनकी अगर हम बात करें और दुनिया के कुछ बहुत गरीब रीजन्स की बात करें, यहाँ पर इन स्टेट्स की उनसे भी बुरी हालत है। Government also need to pay attention to aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facility for the poor, food and nutrition। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ेगा, साफ़ पानी लोगों को मिले। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों को पानी भी साफ़ नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पर लोगों को गवर्नमेंट को इन पर भी फोकस करना पड़ेगा। इट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पूरेस्ट एंड द मोस्ट इग्नोर रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीजिंग स्पेंडिंग इन सच एरियाज। तो गवर्नमेंट को ऐसे रीजन्स पे जहाँ पर बड़ी बुरी हालत है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उन लोगों के ध्यान कैसे रखेगी कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और अच्छे से करे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है, यहाँ पर ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने आपके इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। मैं बहुत जल्दी ही अभी जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो लेके आऊँगा, और आपको साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, सो डैट आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए जो है अच्छे से तैयार हो जाओ। तो आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर यहाँ पे समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और साथ में ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रही और मैं इन फ्यूचर भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर लाता रहूँ। बाकी अब जाते जाते बस वही बात बोलूँगा बेटा कि अपना ध्यान रखिएगा, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और अपनी लाइफ में इतना अच्छा काम करिएगा कि आपको लाइफ में एक टाइम आए कि आपको ये लगे कि हाँ हमने भी लाइफ में वो अचीव किया है जो हमारे माँ बाप का सपना था। बाकी टेक केयर, बाय बाय।